स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर मैं आपके सामने डॉक्टर नीलम शर्मा लेकर आई हूँ आज रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 2। दोस्तों, पिछले सेशन में या पिछली क्लास में जितने भी लोग आप लोग क्लासेस से जुड़े हुए थे, उन सभी लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैंने वहाँ पर शुरुआत की थी, जिसमें हमने नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, नर और मादा जनन तंत्र के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं और जो उसके अंदर जो ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों से जो हार्मोन स्रावित होते हैं, ऐसे करके बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हमने चर्चा की थी। लेकिन दोस्तों, जितना हमने पढ़ा था वहां तक हमारा प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म नहीं होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे शरीर में, वो होती है नर या मादा जनन तंत्रों के सहयोग से भ्रूण अथवा शिशु को क्या देना, जन्म देना। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा था, अभी तक हमने सिर्फ अंग पढ़े थे उसके कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग होते हैं नर जनन तंत्र के, कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग होते हैं मादा जनन तंत्र के। आज हम उस नर और मादा जनन तंत्र के जो अंग होते हैं वो किस तरह से वीर्य सेचन, किस तरह से निषेचन, अंतरारोपण, ऐसी कुछ क्रियाएं करके आगे एक पर्टिकुलर शुक्राणु और अंडाणु के सहयोग से एक युग्मनज बना के, एक गैमेट बना के उसके आगे भ्रूण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और भ्रूण से फिर आगे क्या होती है, शिशु की जन्मावस्था होती है। इन सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में दोस्तों आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप सब लोग जो क्लास से जुड़ चुके हैं उन सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, भ्रूणीय परिवर्धन हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बीच में वो टिप्स, वो क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन से। देखिए, हमने अंगों के बारे में पढ़ा। अब अंगों के बाद जो एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है, जैसा कि हमने पढ़ा था, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों क्या, युग्मक जनन। युग्मक जनन को हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ये जो हमारी युग्मक जनन की क्रिया होती है, इस युग्मक जनन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको गैमेटोजेनेसिस। युग्मकों को हम क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं। ये जो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है दोस्तों, ये होती क्या है, गैमेटोजेनेसिस जनरली जो होता है वो क्या होता है, जब किसी भी नर का जो शुक्राणु होता है वो मादा के अंडाणु से क्या करता है, संलयन करता है। तो संलयन करने के बाद क्या होता है, एक जाइगोट बनता है। ठीक है, क्या बनता है दोस्तों, जाइगोट बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगुणित कोशिकाएं होती हैं, अगुणित कोशिकाएं आपस में संलयन करके एक द्विगुणित कोशिका बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। दोस्तों, ये हमारे क्या है, गैमेट। गैमेट यानी जो युग्मक होते हैं वो युग्मक मादा और नर में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर मैं नर की बात करूं तो नर में जो युग्मक होते हैं वो कौन होते हैं, शुक्राणु होते हैं। ये जो शुक्राणु होती है दोस्तों, ये अगुणित कोशिका होती है, जिसे मैं स्मॉल एन से क्या कर रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उसी के अपोजिट जो मादा होती है, उस मादा में क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं, जो भी एक अगुणित कोशिका होती है। जब गैमेट यानी नर और मादा के जो युग्मक हैं, इन युग्मकों का जब आपस में संलयन होता है तो इनके संलयन से हमारे पास एक द्विगुणित कोशिका बनती है। ये अगुणित कोशिका थी एन, ठीक है, उसके बाद ये अगुणित कोशिका है आपके पास एन। जब एन और एन को हम लोग संलयित करते हैं, ठीक है, तो उससे जो कोशिका बन रही है वो कौन सी है, हमारे पास द्विगुणित कोशिका है। और इस द्विगुणित कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हम बोलते हैं जाइगोट। अभी लेटेस्ट जेई का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके आने वाली पटवार की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो नर और मादा युग्मक होते हैं, उन नर या मादा युग्मकों के संलयन से जो क्रिया होती है, पहली बात तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस के बाद दूसरी जो बात है कि ये जो नर और मादा युग्मक जब आपस में संलयित होती है तो किस रचना का निर्माण होता है। ठीक है, तो जिस रचना का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और ये जो जाइगोट होता है दोस्तों, ये एक द्विगुणित क्या होती है, कोशिका होती है। जितने भी लोग क्लास से जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। फटाफट से जुड़ते जाइए। आज हम प्रजनन तंत्र का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। अभी तक हमने नर और मादा के जननांग पढ़े थे पिछली कक्षा तक, कि नर और मादा में कौन कौन से महत्वपूर्ण जननांग होते हैं और वो जननांग किन किन संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं।
आज उन जननांगों की सहायता से जो आगे की क्रियाएं हमारे शरीर में संपन्न होती है, जिसे हम युग्मक जनन बोलते हैं, वीर्यसेचन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, अंतरारोपण बोलते हैं, वो सारी क्रियाओं से कैसे एक आपके जायगोट से एक भ्रूण बनता है और कैसे भ्रूण से शिशु अवस्था क्या लेती है, जन्म लेती है। तो ये पूरा भ्रूणीय परिवर्धन का जो आपका प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो बात करें थे गैमेटोजेनेसिस की, तो गैमेट यानी युग्मक होते हैं। नर युग्मक को हम शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु एक अगुणित कोशिका होती है। मादा युग्मक को हम अंडाणु बोलते हैं, अंडाणु भी एक अगुणित कोशिका होती है। जब ये दोनों अगुणित कोशिका आपस में संलयित होती हैं तो ये एक द्विगुणित कोशिका की क्या करती हैं, संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जायगोट बोलते हैं। अब ये जो जायगोट होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है या जो प्रजनन होता है, वो प्रजनन प्लांट्स में भी होता है, वो प्रजनन एनिमल्स में भी होता है, यानी पादपों और जीव जंतु दोनों में क्या होती है, प्रजनन की क्रिया होती है। तो जब पादपों में जायगोट बनता है तो ये जायगोट किसका रूप ले लेता है दोस्तों, ये जायगोट ले लेता है बीज का रूप। पौधा किससे उगाते हैं, पौधे में जनन किससे होता है, पौधे में जनन होता है बीज से। ठीक है, तो ये जो जायगोट होता है ये किसका रूप ले लेता है, बीज का रूप ले लेता है। और यही जनन जब यही युग्मक जनन जब प्राणियों में या जीव जंतुओं में होता है, तो प्राणियों में या जीव जंतुओं में ये जो रूप ले लेता है वो किसका ले लेता है, भ्रूण, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एम्ब्रियो बोलते हैं। और इसी भ्रूण से एक शिशु का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, यानी जीव जंतुओं में जनन की क्रिया होती है। अब यहाँ पर हम पादप जनन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस वाले सेक्टर को मैं अभी छोड़ रही हूँ। हम बात कर रहे हैं जीव जंतुओं में या मानव जो तंत्र पढ़ रहे हैं उसमें प्रजनन तंत्र। तो यहाँ पर हम एम्ब्रियो की बात करेंगे। तो हमारा जो जायगोट बनता है वो जायगोट किस फॉर्म में डेवलप होता है, हमारा जो जायगोट बनता है वो जायगोट एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होता है। आवाज कम आ रही है, अभी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ठीक है, आवाज को अभी चेक करते हैं। तो ये किसके फॉर्म में डेवलप होता है, भ्रूण के फॉर्म में डेवलप होता है। ठीक है, अब आपकी सिंपल सी बात है कि ये एन और एन क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। अगुणित कोशिका में जो एन और एन होते हैं ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। हम सभी जानते हैं या आप भी जानते हो कि मानव के शरीर में कुल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। कुल गुणसूत्रों की जो संख्या होती है एक मानव शरीर में वो कितनी होती है, 46 होती है। और ये 46 क्या होता है, 2n होते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी किसी कोशिका के आगे द्विगुणित कोशिका लिखा है या 2n लिखा है तो इसका मतलब उस द्विगुणित कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46 होगी। 46 का मतलब होता है 2n। और जब इसको हम n में डिवाइड करते हैं तो ये कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, 23 और 23। जब ये 23 प्लस 23 क्रोमोसोम मिलते हैं तो ये द्विगुणित कोशिका बनती है। मतलब हमारे पास जायगोट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, जायगोट यानी भ्रूण में, मानव भ्रूण में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, 46। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, गैमेट युग्मक नर और मादा युग्मक के संलयन से जो क्रिया होती है उसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नर और मादा युग्मक के संलयन से जो संरचना निर्मित होती है वो क्या होती है, जायगोट होती है। जायगोट एक द्विगुणित कोशिका होती है। द्विगुणित कोशिका में कितने गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं। और जब ये द्विगुणित कोशिका विखंडित हो जाती है और अगुणित कोशिका में विभाजित हो जाती है, यानी n और n, तो ये n और n कंबाइन होकर 23 प्लस 23 कितने गुणसूत्र बनाती है, 46। ठीक है, तो शुक्राणु और अंडाणु में 23-23 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये 23-23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जायगोट का निर्माण करते हैं। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, बिल्कुल ये मियोसिस और माइटोसिस प्रोसेस होती है, अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस प्रोसेस होती है, उनसे विखंडित होते हैं। अभी आगे जब हम भ्रूण परिवर्धन पढ़ेंगे तो ये मियोसिस और माइटोसिस का जिक्र भी हम लोग वहां पर करेंगे। ठीक है, ये जो गुणसूत्र होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन पर जीन्स पाए जाते हैं और जीन्स जो होते हैं वो आपके आनुवंशिक गुणों के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे माता पिता से या तो हमारी शक्ल मिलती है या गुण मिलता है या व्यवहार मिलता है, तो वो जो होता है वो इन्हीं क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। यही क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इन क्रोमोसोम्स में जीन्स पाए जाते हैं और जीन्स जो होते हैं वो आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं, जिसकी वजह से जो माता पिता या जो आपके पेरेंटल जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्ड में ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिया होती है दोस्तों, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, युग्मक जनन क्रिया बोलती है। और ये जो जायगोट बनता है ये किसके फलस्वरूप बनता है, निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बोलता है, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अभी इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब देखिए,
अब दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट बात है, हमारी बॉडी में जो होती है वो क्या होती है, दो तरह की सेल्स होती हैं। अगर मैं बात करूं तो कैसी सेल्स होती हैं, दो तरह की सेल्स होती हैं या कोशिकाएं होती हैं। एक होती है आपकी सोमेटिक सेल्स और दूसरी होती है हमारी क्या, रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिन्हें हम प्रजनन कोशिकाएं भी बोलते हैं। ठीक है, एक सोमेटिक सेल्स होती हैं और दूसरी आपकी कौन सी होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये जो सोमेटिक सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, विकास यानी आपके एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आती हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या करती हैं, काम करती हैं। और इनमें जो क्रोमोसोम्स है वो विभाजित नहीं होते, 46 के 46 ही रहते हैं। अगर कोशिका आगे नहीं बनती है तो भी क्रोमोसोम 46 के 46 ही रहते हैं। लेकिन जितनी भी हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, ठीक है, क्या होती है हमारी बॉडी में, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन का काम करती हैं, यानी प्रजनन की क्रिया को संपन्न कराती हैं। ठीक है, और जहां भी प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है, याद रखने वाली बात है, सोमेटिक सेल्स कभी भी गुणसूत्रों को विभाजित नहीं करती, हमेशा द्विगुणित रूप में पाई जाती है। ठीक है, और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है वो हमेशा आपके पास क्या पाई जाती हैं, अगुणित रूप में पाई जाती हैं, यानी ये एन और एन के फॉर्म में मिलेंगी। और जब ये एन और एन संलेत होंगे तो ये 2n यानी आपका जाइगोट क्या कर देंगे, बना देंगे। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक से इन्फॉर्मेशन, ये हमारे पास जो बॉडी में सेल्स होती हैं वो सेल्स दो तरह की होती है। एक सोमेटिक सेल्स होती है, यानी हमारी बॉडी का जितना भी विकास होता है, परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो इन सोमेटिक सेल्स की वजह से होता है। और इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा एगोनिट फॉर्म में रहते हैं, यानी 2n फॉर्म में रहते हैं, 46 के 46 ही रहते हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रजनन की क्रिया करती हैं, कोई दो पर्टिकुलर चीजें आपस में मिलती हैं, जब जाके क्या होता है, एक भ्रूण का एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो यहाँ पर n और n मिलकर 2n यानी आपका जायगोट बनाती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास चलते हैं। अब जो है, अगर मैं बात करूं कि ये जो जितने भी हमारे जो मानव जाति है, ठीक है, जनन में जो रिप्रोडक्टिव एज है वो कहाँ शुरू होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पटवार में बेसिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रजनन की जो क्रिया है, ठीक है, प्रजनन की क्रिया मानव में कब से शुरू होती है। वैसे तो मैंने आपको नर या मादा के अलग अलग से उम्र भी बताई थी, ठीक है, कि कितने वर्ष से जननांगों का विकास होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था। लेकिन जो प्रजनन की क्रिया है, वो प्रजनन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी हम इसे बोलते हैं किशोरावस्था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आपको एज नहीं दी जाती है, आपसे एक सिंपल सा प्रश्न कर लिया जाता है कि जनन में जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, प्रजनन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज या स्तर बोल सकते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है ये मानव शरीर में किसके बाद शुरू होती है, तो जो किशोरावस्था आती है, ठीक है, वहां पर एज फैक्टर नहीं दिया जाएगा, अवस्थाएं दी जाएंगी। तो जो किशोरावस्था होती है, उस किशोरावस्था के बाद ये रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है वो मानव में क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और इस रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, जिन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। आवाज भारी हो जाती है मेल्स में, फीमेल्स में आवाज पतली हो जाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं मेल्स में दाढ़ी और मूछों को आना, तो ये सब क्या होते हैं, हार्मोनिकल डेवलपमेंट्स होते हैं। और ये जो हार्मोनिकल डेवलपमेंट्स होते हैं ये आफ्टर प्यूबर्टी आपकी बॉडी में क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। और उस प्यूबर्टी को हम क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए अवस्थाओं के बारे में। उम्र तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मानव में जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी यानी किशोरावस्था के बाद क्या होती है, शुरू होती है। दूसरी जो इसके बाद क्रिया होती है, अब जब हम भ्रूण के परिवर्धन या भ्रूण के विकास की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे पहली क्रिया होती है, एक टर्म यूज की जाती है जिसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। आप इनके नोट्स बनाते जाइएगा, मैं आपको वही इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ जो कहीं ना कहीं जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जितना मैं बता रही हूँ उसको प्लीज आप लोग अपने हाथ में पेन और पेपर रहिए, नोट करते रहिए। कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम देके आएंगे तो आपको जरूर ये चीजें याद आएंगी कि ये चीजें हमने कहीं ना कहीं मैम ने हमको पढ़ाई थी। ठीक है, इंसेमिनेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वीर्य सेचन। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो किसकी होती है, वीर्य सेचन की होती है। ठीक है, यानी इंसेमिनेशन बोलती है, यानी नर युग्मक का मादा जनन पथ में क्या, स्थानांतरण। जो नर युग्मक होता है, हम जानते हैं नर युग्मक कौन सा होता है, शुक्राणु होता है। नर युग्मक का जो मादा जनन पथ होता है, यानी जो वेजाइना होती है,
उसमें जो ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीर्य सेचन यानी इंसेमिनेशन बोलते हैं। छोटी सी प्रक्रिया है, कभी नाम से आपसे पूछ लिया जाए कि इंसेमिनेशन या वीर्य सेचन क्या होता है तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो आज हम जिस इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो क्या है, निषेचन। अब वीर्य सेचन के बाद जिस क्रिया की शुरुआत होती है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, निषेचन बोलते हैं। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चंस बनने की क्या होती है, शुरुआत होती है। क्लियर है? तो ये जो निषेचन या जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्त्री तथा नर युग्मक का क्या, संलयन, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन मतलब संलयन किसका, नर युग्मक का। किससे संलयन होता है, मादा युग्मक से संलयन होता है। और इन दोनों के संलयन से जो संरचना बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जायगोट। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जेई के पेपर में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप नर या मादा संलयन के में निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाली संरचना का नाम बताइए। ठीक है, तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि नर या मादा युग्मक के संलयन से जो आपके पास संरचना निकल के आती है, जो एक द्विगुणित संरचना होती है जिसे हम युग्मनज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, हिंदी में इसे युग्मनज भी बोला जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। और जायगोट किस क्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है, तो जायगोट मानव के शरीर में निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, निर्मित होता है। तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जायगोट किस क्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो नर और मादा युग्मक के संलयन से जो जायगोट का निर्माण होता है वो निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो निषेचन की क्रिया है ये कहाँ संपन्न होती है, मानव के शरीर में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है, निषेचन की क्रिया होती है, वो कहाँ संपन्न होती है, तो इसकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए। ये संपन्न होती है आपकी अंडवाहिनी, जिसे हम डिंब वाहिनी भी बोलते हैं, जिसे हम फैलोपियन नलिका भी बोलते हैं। ये तीनों नाम मैंने आपको बता दिए, तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपके सामने एग्जाम में हो, ठीक है, कोई भी ऑप्शन आपके सामने हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका इसका आंसर होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मानव के शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो मानव के शरीर में जो निषेचन की क्रिया है वो अंडवाहिनी, जिसे डिंब वाहिनी भी बोला जाता है, और जिसे फैलोपियन नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया था। जो डायग्राम आपका किसका था, इस तरह से ये दो आपकी ओवरीज थी। ठीक है, दोस्तों ये ओवरी थी, ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है, आपकी फैलोपियन ट्यूब है। ये फैलोपियन ट्यूब है, ये आपकी ओवरीज हैं। ओवरी से जो अंडाणु निकलता है, ठीक है, यहाँ पर इस फैलोपियन ट्यूब के दो भाग होते हैं, इस्थमस और ये होता है एम्पुला। ये इस्थमस और एम्पुला के बीच में जो ये अंडाणु होता है, इसके अंदर ये शुक्राणु क्या करता है, प्रवेश करता है, यानी यहाँ पे नर और मादा युग्मक का क्या होता है, संलयन होता है। और जिस स्थान पर इस्थमस और एम्पुला के बीच में, ठीक है, इतना डिटेल में पूछा जाए तो आपको डिटेल में भी मैंने बता रखा है कि इस्थमस और एम्पुला के बीच में अंडवाहिनी के दो भाग होते हैं, इस भाग को इस्थमस बोला जाता है, इसको एम्पुला बोला जाता है। तो इस इस्थमस और एम्पुला के बीच में क्या होती है, निषेचन की क्रिया होती है, यानी यहाँ से जो आपका एग रिलीज होता है फीमेल बॉडी से, जो कि महीने में एक बार होता है, ठीक है, उस एग से क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो स्पर्म क्या करता है, कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करने के बाद ये जो आपकी अंडवाहिनी है,
इस अंडवाहिनी में इस्थमस और एम्पुला के बीच में निषेचन की क्रिया होती है और ये जो कोशिका हमारे पास बनती है ये क्या होती है, 2n कोशिका बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। इस तरह का डायग्राम आपको पिछली बार भी बताया था। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, हमारे पास डायग्राम है, मादा जनन तंत्र की संरचना है, जिसमें ये ओवरी होती हैं, 2 ओवरी होती हैं। 2 ओवरी जो होती हैं, उन ओवरी से हर महीने महिला के शरीर से एक एग रिलीज होता है, एक अंडाणु रिलीज होता है, और ये अंडाणु क्या करता है, स्पर्म से कनेक्ट करता है, नर और मादा युग्मक संलयित होते हैं, अंडवाहिनी में जाके आगे चलते हैं, और इस अंडवाहिनी में इस्थमस और एम्पुला के बीच में ये निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, जिस निषेचन की क्रिया में 2n यानी द्विगुणित कोशिका के रूप में जाइगोट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जो चीज मैंने आपको रिटन फॉर्म में बताई वो चीज मैंने यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में भी बता दी कि कैसे यहाँ पर ये जाइगोट का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसी से रिलेटेड कि एक बार में स्त्री की योनि में स्खलित जो वीर्य की मात्रा होती है वो होती है 3 से 5 ml। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो ड्यूरिंग इंटरकोर्स होता है तो स्त्री की योनि में जो वीर्य की स्खलित मात्रा होती है वो मात्रा कितनी होती है, एक बार में 3 से 5 ml। और ये जो मात्रा होती है, ठीक है, इसमें लगभग लगभग 20 to 30 करोड़ क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। ये जो पर्टिकुलर हमारे पास वीर्य की मात्रा होती है 3 to 5 ml, इस 3 to 5 ml में जो स्पर्म्स होते हैं, जो एक्टिव स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, एक्टिव जो उत्तेजित शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणुओं की जो संख्या होती है, ठीक है, वो संख्या क्या होती है, 20 to 30 करोड़ होती है। और ये जो 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं, बहुत सोचने लायक बात है और बहुत अचरज की बात है कि 20 से 30 करोड़ शुक्राणुओं में से या स्पर्म में से केवल 1% शुक्राणु, इनमें से केवल 1% जो आपके स्पर्म्स हैं, 20 से 30 करोड़ शुक्राणुओं में से केवल 1% जो शुक्राणु है वो स्त्री के गर्भाशय से होकर अंडवाहिनी में पहुंचते हैं। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कई बार कि एक बार जो ड्यूरिंग इंटरकोर्स है, संभोग के दौरान जो वीर्य की स्खलित मात्रा है वो कितनी होती है, 3 से 5 ml होती है लगभग। इस 3 से 5 ml जो वीर्य की मात्रा होती है, इसमें क्या होते हैं, 20 से 30 करोड़ क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। मैंने आपको वीर्य का संगठन भी पिछली बार बताया था, प्रोस्टेट और काउपर ग्रंथि प्लस आपका जो स्पर्म है, ठीक है, उन सब से मिलकर जो द्रव निकलता है, उन सब चारों को मिला के जो संरचना निकलती है हमारे सामने, वो क्या होती है, वीर्य होती है, ठीक है। तो ये जो 3 से 5 ml है, इसमें 20 से 30 करोड़ कितने होते हैं, आपके स्पर्म्स होते हैं, जिसमें से केवल 1% स्पर्म्स जो है, ठीक है, वो 1% स्पर्म्स स्त्री के गर्भाशय से होकर कहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पर अंडवाहिनी में पहुंचते हैं, ठीक है। इस मार्ग से ये कहाँ पर जाते हैं, अंडवाहिनी में जाते हैं, और अंडवाहिनी में ये जो अंडाणु होता है, ठीक है, इस अंडाणु से संलित होकर इस तरह की 2n संरचना बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। देखिए n क्यों नहीं होती है, 2n ही कैसे बनती है, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि मानव के शरीर में एक कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है, ठीक है। और ये जो 46 होती है, इस 46 को क्या बोला जाता है, 2n। यानी जब ये कोई भी द्विगुणित कोशिका होती है तो द्विगुणित कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है मानव के शरीर में वो 46 होती है, ठीक है। और 46 होने के बाद ये जो द्विगुणित कोशिका है, ठीक है, ये अगुणित होके 23 और 23 में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। जैसे नर और मादा युग्मक है, जो एक भ्रूण या एक शिशु का जन्म होता है वो आपके पेरेंट यानी फादर और मदर दोनों के इक्वल कॉपरेशन से होता है, ठीक है। उन दोनों के इक्वल जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी के गुण हमारे पास ज्यादा है या किसी के गुण हमारे पास क्या है, कम है, ठीक है। तो इक्वल क्रोमोसोम्स होता है, इक्वल क्रोमोसोम्स पे उतने ही जीन्स होते हैं, और वो दोनों जीन्स जो आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल गुणसूत्रों का विभाजन होता है, ये नर युग्मक के n गुणसूत्र होते हैं, ये मादा युग्मक के n होते हैं, और ये मिलकर 2n संरचना बनाते हैं, जिन्हें हम 46 या 2n बोलते हैं। और 2n का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि हमारे शरीर में कोई भी अगर द्विगुणित कोशिका होती है
ट्विंस कैसे बनते हैं, सिंगल चाइल्ड कैसे होता है, अभी सब आगे बताने वाली हूँ। अभी मैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे पहुंची ही नहीं हूँ। आज हमारी क्लास बहुत लंबी होने वाली है, आप लोग बहुत सब्र से बहुत आराम से पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेंगी, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे मैं अभी पहुंची नहीं हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ जायगोट बनाया, अभी तो मैंने भ्रूण का निर्माण भी नहीं किया। अब जब मैंने भ्रूण का निर्माण नहीं किया तो शिशु का जन्म कैसे हो जाएगा। तो ट्विंस की बात अभी हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए। ये ट्विंस कैसे होते हैं, सिंगल चाइल्ड कैसे होता है, ये सब चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर अभी डिस्कस होंगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए कि एक बार जो ड्यूरिंग इंटरकोर्स होता है वीर्य की स्खलित मात्रा 3 to 5 ml होती है। इसमें 20 to 30 करोड़ क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। और इन स्पर्म्स में से ओनली 1% जो स्पर्म्स होते हैं वो इस तरह स्त्री के गर्भाशय से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, अंडवाहिनी में पहुंचते हैं, और अंडवाहिनी में जाके अंडाणु से संलेहित होकर द्विगुणित कोशिका बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगला आपके पास जो है वो क्या है कि अंडोत्सर्ग के बाद अब समय अवधि की बात होती है। देखिए एक कॉमन सी चीज है, हम लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ये ओवरी होती है। ओवरी क्या करती है, एग को रिलीज करती है, और मेल बॉडी से क्या रिलीज होते हैं, स्पर्म रिलीज होते हैं। अब ये जब रिलीज हो जाते हैं, जैसे ही एग रिलीज हुआ और जैसे ही स्पर्म रिलीज हुआ, अंडाणु का उत्सर्ग हुआ, अंडोत्सर्ग हुआ, या शुक्राणु बाहर निकला, शुक्राणु रिलीज हुआ, तो ये कितने घंटे तक हमारी बॉडी में क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप नोट कीजिए कि जो फीमेल बॉडी में अंडाणु होता है, अंडाणु जब बाहर होता है, रिलीज होता है, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं हम, अंडोत्सर्ग, ठीक है। तो ये अंडोत्सर्ग की क्रिया के बाद जो अंडाणु होता है, ये अंडाणु जो होता है वो मादा के शरीर में 12 से 24 घंटे, इस अवधि को आपको याद रखना है कि मादा के शरीर में अंडाणु के रिलीज होने के बाद या अंडोत्सर्ग की क्रिया के बाद जो अंडाणु होता है वो 12 से 24 घंटे तक निषेचन के योग्य बना रहता है, निषेचन के योग्य बना रहता है। यानी 12 से 24 घंटे तक अगर उसके कांटेक्ट में स्पर्म आता है तो जायगोट का निर्माण हो जाता है, वरना 12 से 24 घंटे के बाद वो जो पर्टिकुलर एग होता है वो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, और उसके बाद वो स्पर्म के कांटेक्ट से आने का जायगोट का निर्माण नहीं करता है। इसी के विपरीत अगर मैं मेल की बात करूं, ठीक है, स्पर्म्स की बात करूं, तो जो स्खलन होता है, वीर्य स्खलन जो होता है, स्खलन के बाद जो वीर्य होता है, उस वीर्य में जो पर्टिकुलर आपके स्पर्म्स होते हैं या शुक्राणु होते हैं वो 48 घंटे तक, जस्ट डबल है। देखो फीमेल की जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो आधा है। याद रखने का तरीका है, फीमेल का जो एग का टाइम पीरियड है वो बिल्कुल आधा है, 12 से 24 घंटे। उसी के अपोजिट जो स्खलन के बाद वीर्य की मात्रा होती है, वो वीर्य जो होता है वो 48 घंटे तक क्या होता है, निषेचन योग्य होता है। यानी अगर वो 48 घंटे में किसी भी एग के या किसी पर्टिकुलर अंडाणु के कांटेक्ट में आता है तो वो पर्टिकुलर फर्टिलाइज्ड हो सकता है, और फर्टिलाइज्ड होकर वो क्या करता है, जायगोट का निर्माण कर सकता है। तो ये अनादर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में ऐसे ही फैक्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिए, आपको बुक्स में बहुत लंबी लंबी थ्योरीज मिलेंगी, ठीक है, ये होता है, फिर इस क्रिया के बाद ये होता है, ये होता है, लेकिन वो जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं वो पर्टिकुलर फैक्ट्स ही आप लोगों के साथ यहाँ पर क्या कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ। क्लियर है। तो ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा निषेचन का, इस निषेचन में बहुत सिंपल सी बात, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एग रिलीज होता है, ये एग जो होता है ये अंडवाहिनी में 12 से 24 घंटे तक क्या रहता है, एक्टिव रहता है। उसके बाद ये एग जो होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, और जो स्पर्म होता है, ठीक है, जो मेल बॉडी से जो वीर्य निकलता है, सीमन जो निकलता है, उस सीमन में जो आपके पर्टिकुलर स्पर्म्स होते हैं वो स्पर्म्स 48 आवर्स तक यानी 48 घंटे तक क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। अगर 48 घंटे तक वो किसी भी पर्टिकुलर एग के कांटेक्ट में आते हैं तो वो फर्टिलाइज करने के योग्य होते हैं, ठीक है। ये अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आप लेना चाहें, और इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे। अगली बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सामने क्या है कि जो स्पर्म होता है ना, वो स्पर्म जिस अवस्था में होता है
यानी सीमन में जो स्पर्म होता है वो स्पर्म जिस पर्टिकुलर पोजीशन में होता है वो उस पोजीशन में कभी भी निषेचन नहीं कर सकता है। याद रखने की बात कि सीमन का जो स्ट्रक्चर होता है, उस सीमन में जो स्पर्म होता है, उस स्पर्म का जो सिंपली आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है वो उस स्ट्रक्चर में कभी भी फर्टिलाइज करने के योग्य नहीं होता है। ठीक है, निषेचन के योग्य होने के लिए या क्रियाओं में परिवर्तन करने के लिए उसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कुछ क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संधारित्रा। संधारित्रा या जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो आप याद रख लीजिए, मैं लिख देती हूं यहां पर कि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु अपनी मूल दशा में निषेचन के योग्य नहीं होता है। शुक्राणु अपनी मूल दिशा में निषेचन के योग्य नहीं होता है तथा निषेचन करने के लिए इनकी संरचना में कुछ परिवर्तन होते हैं। और दोस्तों इन परिवर्तनों को हम बोलते हैं संधारित्रा या कैपेसिटेशन। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखिए, इन्हें बोलते हैं कैपेसिटेशन। कि जो पर्टिकुलर स्पर्म होता है वो स्पर्म क्या होता है, अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें वो फर्टिलाइज करने के योग्य नहीं होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइज करने के लिए वो अपने स्ट्रक्चर में क्या करता है, कुछ चेंजेस करता है। जिन चेंजेस करने के बाद ठीक है वो पर्टिकुलर स्पर्म क्या होता है, निषेचन के योग्य हो जाता है। तो जब निषेचन के योग्य जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तनों को हम क्या बोलते हैं, संधारित्रा बोलते हैं या कैपेसिटेशन बोलते हैं। अब ये परिवर्तन क्या क्या होते हैं, देखो पहला परिवर्तन क्या होता है कि जो आपका सीमन होता है या आपका वीर्य होता है, ठीक है, उस वीर्य में उपस्थित निरोधी कारकों का क्या होता है, तनुकरण होता है। वीर्य में उपस्थित निरोधी कारकों का तनुकरण या इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। सीमेन में कुछ ऐसे पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं जो सीमेन को आगे फर्टिलाइज करने से क्या होते हैं, रोकते हैं। तो जो सीमेन में वो पर्टिकुलर ऐसे निरोधी कारक होते हैं, उन निरोधी कारकों को क्या किया जाता है, पहले डाइल्यूट किया जाता है। ठीक है, डाइल्यूट मतलब उसमें घुलनशील किया जाता है, मिलाया जाता है ताकि वो निरोधी कारक आगे बाधा उत्पन्न ना कर सके। दूसरी जो चीज होती है कि शुक्राणु की जो शीर्ष सतह होती है, दूसरा जो पर्टिकुलर चेंज होता है वो क्या होता है कि शुक्राणु की शीर्ष सतह, इस शीर्ष सतह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्रोसोम बोलते हैं। शुक्राणु का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जब हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर में जो सबसे ऊपरी भाग होता है, ठीक है, उस सबसे ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। तो ये जो एक्रोसोम है इसकी सतह पर क्या पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन जब इसकी सतह से हट जाता है तब वो पर्टिकुलर स्पर्म क्या होता है, निषेचन के योग्य होता है। तो पहला चेंज तो क्या होता है कि वीर्य में यानी सीमन में कुछ ऐसे निरोधी कारक उपस्थित होते हैं, जिन निरोधी कारकों का क्या होता है, सबसे पहले डाइल्यूशन होता है, उनको डाइल्यूट किया जाता है। सेकंड फैक्टर इज व्हाट, सेकंड चेंज क्या होता है कि जो शुक्राणु होता है उसका जो सबसे ऊपरी स्ट्रक्चर होता है, सबसे शीर्ष जो सतह होती है उसकी, उसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। उस एक्रोसोम पे क्या पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं। वो ग्लाइकोप्रोटीन कहीं ना कहीं शुक्राणु को निषेचन करने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो उन ग्लाइकोप्रोटीन को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। तीसरा जो पर्टिकुलर कैपेसिटेशन होता है या तीसरा जो पर्टिकुलर चेंज होता है वो चेंज क्या होता है कि एक्रोसोम के बाहरी आवरण पे, एक्रोसोम के बाहरी आवरण पर कैल्शियम प्लस प्लस आयनों की पारगम्यता में वृद्धि। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर तीन क्या होते हैं, चेंजेस होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि जो पर्टिकुलर वीर्य होता है या सीमेन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या वो उसी सेम स्ट्रक्चर में फर्टिलाइज हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, सीमेन जो होता है वो अपनी मूल दशा, अपने मूल स्ट्रक्चर में कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता,
उसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए अपने बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। और वो जो चेंजेस होते हैं, वो जो परिवर्तन होते हैं दोस्तों, उन परिवर्तनों को हम क्या बोलते हैं? उन परिवर्तनों को हम कैपेसिटेशन बोलते हैं या संधारित्रा बोलते हैं। और वो परिवर्तन 3 तरह के होते हैं। पहला परिवर्तन, सीमेन में जितने भी निरोधी कारक होते हैं उनका डाइल्यूशन किया जाता है। दूसरा, उसके एक्रोसोम की जो सतह होती है उस पर ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं, जिन ग्लाइकोप्रोटीनों को हटाया जाता है। तीसरा, जो एक्रोसोम होता है, इसके बाहरी आवरण पर कैल्शियम प्लस आयन पाए जाते हैं, कैल्शियम की एक सतह पाई जाती है, ठीक है। उन पर्टिकुलर आयनों की पारगम्यता में क्या होती है? वृद्धि होती है, तब जाके एक शुक्राणु फर्टिलाइज करने के योग्य बनता है, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है? रेडी होता है। क्लियर है? तो ये आपके क्या थे? 3 पर्टिकुलर चेंजेस थे, जिन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन बोलते हैं या संधारित्रा बोलते हैं। थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत बताने के लिए। आप जैसा भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, आप सब लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के पढ़ा रही हूँ। तो आप प्लीज क्लास के साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, आगे भी रहिए। हम आपके पटवार का पूरा कोर्स तो करेंगे ही करेंगे दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ ये जनरल साइंस में जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये चीजें हर एग्जाम में जहां पर भी जनरल साइंस आती है वहां कहीं ना कहीं आपके काम में आने वाली है। और ये जो नोट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये नोट्स प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से याद करिए, ध्यान रखिए नोट्स का। आगे चलते हैं। ये तो हो गया हम निषेचन योग्य क्रिया के बाद, ठीक है। अब निषेचन योग्य क्रिया के बाद जो अगली चीज आती है वो निषेचन की क्या होती है? क्रिया होती है। कि निषेचन की क्रिया शुरू कैसे होती है? तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, ठीक है, निषेचन की क्रिया का, कि शुक्राणु जब अंडाणु के संपर्क में आता है, तो शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो एक क्या करता है? एंजाइम स्रावित करता है। देखिए, क्रिया की शुरुआत होने से पहले ये आपका स्पर्म है। स्पर्म जो है एक अगुणित कोशिका है, ठीक है। स्पर्म क्या करता है? अंडाणु से क्या होता है? संलेत होना है। इट इज ऑल्सो अ सिंगल गुणित कोशिका, या जिसे हम बोलते हैं अगुणित कोशिका, एन फॉर्म में। एन जब एन के साथ क्या होता है? संलेत होता है। तो ये दोनों संलेत होने के बाद एक एंजाइम जो है, वो एंजाइम क्या करते हैं? स्रावित करते हैं। अब ये एंजाइम कौन से होते हैं? अब आप लोगों को याद रखना है टर्म, कि जब भी निषेचन की क्रिया होती है और शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलता है, तो शुक्राणु अंडाणु के साथ संलेत होते समय कौन से एंजाइम स्रावित करता है? एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखिए, ठीक है। तो वो जिन एंजाइमों को स्रावित करता है वो एंजाइम आपके क्या होते हैं? हाइलुरोनिडेज। पहला एंजाइम जो होता है उसका नाम क्या? थोड़ा सा अजीब नाम है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। पहला जो एंजाइम होता है उसे हम बोलते हैं हाइलुरोनिडेज एंजाइम, और दूसरा जो एंजाइम होता है वो होता है न्यूरिसिनिडेज। न्यूरिसिनिडेज, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्या होते हैं? 2 एंजाइम होते हैं जो स्रावित होते हैं। और इन एंजाइमों के श्रावण का कारण क्या होता है? ठीक है, जब भी हमारी बॉडी से कोई भी पर्टिकुलर हार्मोन सीक्रेट होता है, या हमारी बॉडी से कोई भी पर्टिकुलर एंजाइम सीक्रेट होते हैं, तो कहीं ना कोई रीजन होता है, वो हमारे शरीर की किसी ना किसी क्रिया को संचालित करने के लिए या कुछ पर्टिकुलर चीज को भेदने के लिए वो एंजाइम क्या होते हैं? श्रावित हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम श्रावित हो रहे हैं, उन एंजाइम श्रावित होने का जो प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है? ताकि वो जो अंडे की दीवार है, ये जो अंडाणु होता है ना, इसकी जो बाहरी दीवार होती है, ये एक अंडाणु का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से गोल होता है अंडाणु का कोई। तो अंडाणु की जो बाहरी दीवार होती है दोस्तों, इसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा। क्या बोला जाता है? जोना पेलुसिडा बोला जाता है। तो ये जो अंडाणु की बाहरी दीवार है, जब तक शुक्राणु इस अंडाणु को, ये जो स्पर्म होता है इस तरह का, ठीक है, ये स्पर्म होता है, ये जब तक इस दीवार को तोड़ेगा नहीं, ठीक है, जब तक इस दीवार को ये भेदेगा नहीं, तब तक ये इस अंडाणु में क्या नहीं कर पाएगा? प्रवेश नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जब तक ये प्रवेश नहीं कर पाएगा, तब तक आपके पास जाइगोट जो है वो क्या नहीं होगा? फॉर्म नहीं होगा, द्विगुणित कोशिका आपके पास नहीं होगी। और भ्रूण का जो निर्माण होता है वो जाइगोट से ही होता है, द्विगुणित कोशिका से होता है। तो उस अंडाणु की दीवार को भेदने में, इस दीवार को तोड़ के शुक्राणु जो अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, वो सिर्फ किसकी वजह से करता है? वो इन एंजाइम्स की वजह से करता है, जिन 2 एंजाइमों को हम बोलते हैं हाइलुरोनिडेज और न्यूरिसिनिडेज। देखिए, निषेचन की क्रिया महीने में एक बार ही होती है। निषेचन की क्रिया जो होती है, हाँ, वो महीने में एक बार होती है, लेकिन उस एक बार का टाइम पीरियड होता है जो मैंने आपको बताया था, 12 से 24 घंटे अंडोत्सर्ग के लिए और 48 घंटे स्पर्म के लिए। और जो फीमेल बॉडी होती है, जो महिला का शरीर होता है, वो महिला का शरीर जैसे कि रजोधर्म होता है, उस रजोधर्म की क्रिया के फलस्वरूप महीने में एक बार ही एग क्या करता है?
रिलीज करता है। और वो एग जब रिलीज करता है ड्यूरिंग रजोधर्म प्रोसेस, उस एग के रिलीजिंग का जो एक्टिवेशन प्रोसेस होता है, यानी वो एग जितने टाइम तक उस महिला की बॉडी में एक्टिव रहता है, अगर उस टाइम के बीच में उससे आकर कोई स्पर्म कनेक्ट करता है तो फिर वो एक जाइगोट का निर्माण कर देता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अगर वो एग क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया या वो एग निष्क्रिय हो गया, तो कोई भी स्पर्म उस पर्टिकुलर एग से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर एंजाइम है, ये पर्टिकुलर एंजाइम श्रावित होते हैं और इन एंजाइमों का श्रावित होने का कारण क्या होता है, ये है श्रावण अंडाणु की दीवार जिसे हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा बोलते हैं, उसको भेदने का कार्य करता है। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि निषेचन की क्रिया की शुरुआत कहाँ होती है। निषेचन की क्रिया की शुरुआत होती है कि जब आपका शुक्राणु आपके अंडाणु से संलयित होता है। जैसे ही शुक्राणु किसी अंडाणु से क्या होता है, संलयित होता है, वैसे ही संलयित होने के फलस्वरूप ये क्या करता है, एक एंजाइम श्रावित करता है। और वो एंजाइम कौन से होते हैं, हाइलुरोनिडेज और न्यूरोसिनिडेज। ये जो पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं, इन एंजाइमों के श्रावण से क्या होता है, ये जो अंडाणु की दीवार होती है, ये दीवार टूट जाती है और इस दीवार को भेद के जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एंजाइम्स के नाम आपको याद रखने हैं और इनका कार्य याद रखना है कि ये पर्टिकुलर एंजाइमों का काम क्या होता है, अंडाणु की दीवार को भेदने का काम होता है। ठीक है, अब शुक्राणु क्या हुआ, शुक्राणु दीवार भेद के अंडाणु के अंदर क्या कर गया, प्रवेश कर गया। जब प्रथम शुक्राणु जब अंडे को संलयित हो जाता है तो जोना पैलिसिडा के स्तर में भी क्या आते हैं, कुछ बदलाव होते हैं। यानी जो अंडाणु की दीवार है उस सतह में भी क्या आते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जिन परिवर्तनों की वजह से जो अन्य शुक्राणु थे, देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया था 20 to 30 करोड़ क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। एक बार जो वीर्य स्खलन होता है उससे 20 to 30 करोड़ क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। अंडाशय में सिर्फ कितने पहुंचते हैं, 1%। बहुत अचंभे की बात है, अंडाशय में 1%। आप 20 से 30 करोड़ का 1% निकालो। ठीक है, 20 से 30 करोड़ का 1% निकालोगे तो जो 1% होगा उसमें से भी वो सारे शुक्राणु उस अंडाणु के चारों तरफ क्या करते हैं, एक द्रव में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, उसमें से भी केवल एक शुक्राणु, कितना शुक्राणु, एक शुक्राणु क्या करता है, उस अंडाणु में प्रवेश करता है। सोचिए कितने सारे शुक्राणु, उसका कितना परसेंट केवल एंटर करता है। और एंटर करने के बाद उनमें से वो लकी शुक्राणु जो अंडे में क्या करता है, अंडाणु में क्या कर देता है, प्रवेश कर देता है, जिससे जायगोट का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्यों होता है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि जब इतने सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं तो इतने सारे स्पर्म्स में से वो सारे स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म्स एग में क्यों एंटर नहीं हो पाते। ठीक है, केवल एक ही स्पर्म एग में क्यों एंटर हो पाता है, तो वो इसलिए हो पाता है कि जैसे ही क्या होता है, नर जो शुक्राणु होता है वो क्या करता है, वो मादा अंडाणु से संलयित होता है तो अंडाणु की जो सतह होती है जिसे हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं, उसके स्तर में, उसमें भी स्तर पाए जाते हैं, स्तर में क्या होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं। जो अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक देते हैं। ठीक है, ये जो मैंने बात बोली थी वो मैंने लिख दी, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है ये भी क्या होता है, अब ये जो क्रिया होती है दोस्तों, बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। ये जो पर्टिकुलर मैंने क्रिया बताई, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल प्रक्रिया होते हैं। और ये जो बदलाव होते हैं, ये बदलाव क्या होते हैं, एंजाइम श्रावण होता है। यानी जोना पेलुसिडा के जो स्तर है उससे कुछ ऐसे एंजाइम श्रावित होते हैं जिन एंजाइमों के श्रावण की वजह से जो अंडाणु की सतह होती है वो केवल एक ही शुक्राणु को क्या करती है,
प्रवेश देती है वो बाकी शुक्राणुओं के प्रवेश को क्या कर देती है, वर्जित कर देती है। ठीक है, जिस वर्जन की वजह से ये जो पूरी प्रक्रिया होती है नर शुक्राणु का मादा शुक्राणु से संलयित होना और अंडाणु का केवल एक ही शुक्राणु को अपनी सतह के अंदर क्या देना, प्रवेश देना। ठीक है, और बाकी शुक्राणुओं को क्या प्रवेश करने से क्या कर देना, रोक देना। इस जो प्रक्रिया को बोलते हैं हम कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं, यानी कॉर्टिकल प्रक्रिया बोलते हैं। तो आपको सिर्फ याद ये रखना है कि कॉर्टिकल प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, और कॉर्टिकल प्रक्रिया का कारण क्या होता है, जॉना पेलुसिडा के स्तर से कुछ एंजाइमों का क्या होना, श्रावित होना। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को कहीं ना कहीं क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आगे जो स्तर है अब आपका क्या है कि शुक्राणु और अंडाणु की सतह पर क्या पाई जाती है, दोनों ही जो आपके युग्मक होते हैं, चाहे वो नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, उन दोनों की सतह पर एक विशिष्ट क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, जिस प्रोटीन की वजह से वो दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक तरल द्रव होता है, जिस तरल द्रव में तैरता हुआ जो शुक्राणु है वो गर्भाशय से होता हुआ अंडवाहिनी में क्या करता है, प्रवेश करता है, फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही ये शुक्राणु जाता है तो ये आपका अंडाणु होता है। इन दोनों की सतह पर, चाहे ये आपका स्पर्म हो इस तरह का, चाहे ये आपका अंडाणु हो, इन दोनों की जो ये पर्टिकुलर सतह होती है इन पर क्या पाई जाती है, प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक है, और वो प्रोटीन कौन सी होती है ये भी मैं आपको डिटेल में बता दूं, लीड क्वेश्चन होता है, वो प्रोटीन होती है P66। लीड क्वेश्चंस का मतलब आप लोग समझते होंगे, ऐसी चीजें जो कहीं किताबों में नहीं लिखी हुई हैं और कहीं ऐसी चीजें जो कई बार किताबों से बाहर हम लोगों से पूछ ली जाती हैं। ठीक है, ये जो प्रोटीन होता है जो शुक्राणु और अंडाणुओं की सतह पर पाया जाता है वो होता है P66 प्रोटीन। ठीक है, और ये जो P66 प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन की जो प्रकृति होती है वो क्या प्रकृति होती है कि इसमें एक तरह का अट्रैक्शन और रिपल्शन का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो अंडाणु होता है वो शुक्राणु को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये बात भी हमें ध्यान में रखने की है, ये आपने नोट कर लिया होगा। एक और पॉइंट कि अंडाणु के प्रवेश को रोकता है, शुक्राणु पहुंचता कैसे उस तक। ठीक है, तो शुक्राणु व अंडाणु इनकी जो सतह होती है, इन सतह पर एक क्या पाई जाती है, विशिष्ट प्रोटीन पाई जाती है। सतह पर एक विशिष्ट प्रोटीन पाई जाती है जो शुक्राणु को अंडाणु की तरफ आकर्षित करती है। और ये जो प्रोटीन होती है दोस्तों, प्रोटीन का नाम होता है P66। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं इस पर्टिकुलर प्रोटीन P66 की वजह से शुक्राणु योनि से प्रवेश करते हुए गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं, क्योंकि सामने से एक अट्रैक्शन उन्हें मिल रहा है। ये अंडवाहिनी से होते हुए इधर भी जा सकते हैं, सीधे भी निकल सकते हैं। ठीक है, शुक्राणु क्यों इस तरीके से गति करता हुआ इस अंडाणु की तरफ ही मूव करता है, ये सीधे डायरेक्शन में भी तो जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन नहीं जाता। ठीक है, क्यों नहीं जाता, क्योंकि इस शुक्राणु की सतह पर भी एक पर्टिकुलर प्रोटीन है P66 और उस अंडाणु की सतह पर भी एक विशिष्ट क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, और इन प्रोटीन की वजह से इनमें क्या होता है, आपस में अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन होने की वजह से ये अंडवाहिनी की तरफ गति करता है, वहां इसको अंडाणु मिलता है और अंडाणु से अट्रैक्ट होकर ये अंडाणु की सतह को भेदकर उस एंजाइम के श्रावण की वजह से अंडाणु की सतह को भेदकर इस अंडाणु के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। इसमें निषेचन कहाँ होता है, देखिए आपने क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की है, ये मादा जनन तंत्र का स्ट्रक्चर था और मैंने इसमें बताया था आपको कि ये जो अंडवाहिनी होती है आपकी, ठीक है, ये क्या है, ये अंडवाहिनी है, नलिकाकार जो संरचना है ये अंडवाहिनी। इस अंडवाहिनी में इस ओवरी से क्या होता है, एग रिलीज होता है और अंडवाहिनी का इस्थमस और एम्पुला भाग होता है, ये इस्थमस और एम्पुला भाग होता है। इसके बीच में जो शुक्राणु होता है ये योनि से इस तरीके से प्रवेश करके यहाँ गति करता है और यहाँ पर ये जो अंडाणु है ये शुक्राणु से कनेक्ट होकर 2n यानी जाइगोट की संरचना बताता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मानव के शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। अगर वो बाहरी तरफ से पूछेगा तो जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट या निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में, डिंब वाहिनी में या फेलोपियन ट्यूब में। तीनों एक ही नाम है, तीनों के अलग अलग नाम है, आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
उसके अलावा निषेचन की क्रिया को और डिटेल में पूछे तो अंडवाहिनी के किस भाग में होते हैं, तो स्थमस और एम्पुला भाग के बीच में निषेचन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। साइंस पूरी कंप्लीट करवाओगे क्या? बिल्कुल जी, साइंस पूरी कंप्लीट करवाएंगे। साइंस पूरी कंप्लीट करवाने के लिए यहाँ पर आए। निषेचन जंक्शन जो कहते हैं वो हम इसको अंडवाहिनी को ही कहते हैं, निषेचन जंक्शन, जहां पर आके निषेचन की क्रिया क्या होती है, पूरी होती है। क्लास रोज नहीं लगती है, क्लास हर 2 दिन में एक बार लगेगी। आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग देखते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो जैसे ही क्लास, कोई भी क्लास शेड्यूल होती है, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। तो आप प्लीज, अगर आपने नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? अब जैसे ही संलयित होता है शुक्राणु अंडाणु से, शुक्राणु व अंडाणु के संलयित होने के साथ जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी जो केंद्रक कला होती है, अंडाणु के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, तो जो केंद्रक कला है वो क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, यानी टूट जाती है। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु जैसे ही आपस में संलयित होती है तो जो केंद्रक कला होती है, ठीक है, वो केंद्रक कला क्या होती है, विघटित हो जाती है। ठीक है, और विघटित होने के साथ साथ ही वो क्या बनाती है, जाइगोट बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, युग्मनज होती है। अब आपसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिए, कि जो जाइगोट होता है, ठीक है, उस जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या जो दुगनी होती है वो किस क्रिया के फलस्वरूप होती है। एक पर्टिकुलर जो जाइगोट होता है, जो युग्मनज होता है, उस युग्मनज में जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स होते हैं या जो गुणसूत्र होते हैं, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या जो दुगनी हो जाती है, यानी 2n हो जाती है, 23 की जगह 46 हो जाते हैं, दुगनी, वो किस क्रिया के फलस्वरूप होती है। क्वेश्चन को पूछे जाने के और क्वेश्चन को घुमाने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो किस क्रिया के फलस्वरूप होते हैं, तो इस क्रिया में आपको आंसर क्या देना है, आंसर आपको देना है क्या, निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप होती है। ठीक है, जाइगोट में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो दुगनी किस क्रिया के फलस्वरूप होती है, वो दुगनी होती है निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है अगर ये क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों के कॉन्सेप्ट्स में पूछा जाए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका निषेचन। निषेचन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। एक नर युग्मक जब मादा युग्मक से संलयित होता है तो इन और एन कोशिका, अगुणित कोशिकाएं आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद 2n एक द्विगुणित कोशिका बनाती है, इसे हम जाइगोट का बोलते हैं। जाइगोट का निर्माण कहाँ पर होता है, जाइगोट का निर्माण होता है अंडवाहिनी में, ठीक है, जिसे हम डिंब वाहिनी भी कहते हैं, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, यहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, इसे निषेचन जंक्शन भी कहते हैं। किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था अभी लवली वाहिनी की निषेचन जंक्शन किसे कहते हैं, तो निषेचन जंक्शन जो कहते हैं वो अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं। अगर कोई इससे भी आगे डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अंडवाहिनी के अंदर ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो डिटेल स्ट्रक्चर में जाएंगे तो अंडवाहिनी में स्थमस और एम्पुला के बीच में जो ये निषेचन है इसकी क्रिया संपन्न होती है और यहाँ पर जाइगोट का क्या होता है, निर्माण होता है। शुक्राणु अंडाणु के पास कैसे पहुंचता है, दोनों के ऊपर एक विशिष्ट प्रोटीन पाई जाती है जिनमें अट्रैक्शन करने की कैपेसिटी होती है और वो अंडाणु जो होता है वो शुक्राणु को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से शुक्राणु योनि से होता हुआ, गर्भाशय से होता हुआ अंडवाहिनी में पहुंचता है। इसके अलावा जो आपका शुक्राणु अंडाणु से संलयित होता है, ठीक है, तो जैसे ही संलयित होता है तो वैसे ही क्या होता है, उसमें कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं जिसे हाइलुरोनिडेज और न्यूनिसिडेज कहते हैं, जिसकी वजह से वो अंडाणु की दीवार को भेदता है, तोड़ता है, केंद्रक कला विकसित हो जाती है और शुक्राणु अंडाणु में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। प्लेसेंटा कहाँ पे स्थित होता है, बहुत आगे की बात है, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्लेसेंटा के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अब निषेचन के बाद जो अगली क्रिया होती है भ्रूण के निर्माण के रास्ते में, ये हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये जो हम एक ट्रेन पढ़ रहे हैं ना, एक अगर आप इसे एक ट्रेन बोलें तो ये ट्रेन हम पढ़ रहे हैं कि जाइगोट से कैसे ट्रेन के डब्बों से चलते चलते हम एक भ्रूण का निर्माण करते हैं और उस भ्रूण से एक शिशु का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, तो ये जो जाइगोट होता है इसमें निषेचन हो गया। निषेचन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन या जिसे हम बोलते हैं अंतरारोपण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, कि अब जो जाइगोट हो रहा है, अब इम्प्लांटेशन से पहले भी एक चीज मैं आपको बताऊंगी, एक सेकंड, इसे हम बाद में पढ़ेंगे।
ये जो जाइगोट होता है दोस्तों, इस जाइगोट से क्या बनता है, शिशु बनता है, यानी एक बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। अब इस जाइगोट से जो शिशु बन रहा है, इस पर्टिकुलर क्रिया के बीच में विभिन्न क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, विभिन्न क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, ठीक है। जिन परिवर्तनों की वजह से जो क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। किसका विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है। जाइगोट को भ्रूण नहीं बोला जाता है। अगर किसी के माइंड में भी ये कॉन्सेप्ट हो, ठीक है, कि जाइगोट भ्रूण होता है, तो जाइगोट भ्रूण नहीं होता है, ठीक है। जाइगोट से भ्रूण बनता है, कौन से स्टेज में बनता है अभी हम पढ़ेंगे। और ये जो भ्रूण का विकास होता है, इस क्रिया को हम बोलते हैं भ्रूणीय परिवर्धन, और साइंस की लैंग्वेज में इसको इंग्लिश में बोला जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो हम बोलते हैं इंग्लिश में भ्रूण को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो अब हम इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे कि निषेचन में जो हमें जाइगोट मिल गया, जाइगोट भ्रूण बनने की शुरुआत होती है, ठीक है। तो जाइगोट में जो हमें भ्रूण जो निषेचन में हमें जाइगोट मिल गया, उस जाइगोट में अब आगे क्या क्या चेंजेस होंगे, वो किन किन प्रक्रियाओं से गुजरेगा, और उन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वो पर्टिकुलर शिशु को क्या देगा, जन्म देगा। तो इस पर्टिकुलर दो चीजों के बीच का जो प्रोसेस होता है, जितने भी चेंजेस होते हैं, जितने भी एडिशन होते हैं, जितने भी सीक्रेशन होते हैं, ठीक है, उन सबको हम किसके अंदर शामिल करते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर शामिल करते हैं। अब ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जिसे हम भ्रूणीय परिवर्तन कहते हैं, इसकी प्रावस्थाएं होती हैं, इसकी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। जिन स्टेजेस से गुजरते हुए जो पर्टिकुलर जाइगोट होता है, वो एक भ्रूण बनता है, और भ्रूण से एक शिशु का क्या होता है, जन्म होता है। वो स्टेजेस हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक होगा वो क्या होगा, भ्रूणीय परिवर्धन की प्रावस्थाएं, या इन्हें हम स्टेजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। टोटल जो हमारे पास भ्रूणीय परिवर्तन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उसकी टोटल हमारे पास कितनी है, 7 स्टेजेस है। इसमें सबसे पहली स्टेजेस होती है आपके पास विदलन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्लीवेज। दूसरी जो पर्टिकुलर स्टेज हमारे पास होती है वो क्या होती है, मोरूला का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मोरूला। थर्ड जो पर्टिकुलर स्टेज हमारे पास होती है वो क्या होती है, ब्लास्टुला का बनना, ब्लास्टुला का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। चौथी जो हमारे पास पर्टिकुलर स्टेज होती है वो होती है रोपण, ये जिसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। उसके बाद जो पांचवी हमारे पास इसकी स्टेज होती है किसकी, भ्रूणीय परिवर्तन की, वो होती है गैस्ट्रुलेशन, जिसे इंग्लिश में भी गैस्ट्रुलेशन ही बोला जाता है। छठी जो स्टेज हमारे पास गैस्ट्रुलेशन के बाद आती है वो होती है प्लेसेंटा का निर्माण। अभी कोई प्लेसेंटा की बात कर रहा था मुझसे यहाँ पर, ठीक है, तो प्लेसेंटा का निर्माण अभी बहुत टाइम बाद होगा, अभी प्लेसेंटा तक हम नहीं पहुंचे। और निर्माण होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, वो सब मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज होती है वो होती है प्रसव एवं दुग्ध श्रवण। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर 7 क्या है हमारे पास स्टेजेस हैं, ठीक है। ये 7 स्टेजेस हमारे पास किसकी हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की हैं, यानी भ्रूणीय परिवर्धन की होती है। जब एक जाइगोट इन पर्टिकुलर 7 स्टेजों से आगे गुजर के एक अलग अलग रूप लेता है, ठीक है, तब जाके लास्ट में एक प्रसव का या एक शिशु का क्या होता है, जन्म होता है। तो अब ये सातों स्टेजेस कैसी होती हैं और इनमें कैसे कैसे चेंजेस होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। महिला गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है कुंभाराम जी, जैसे मैंने बताया था कि पुरुष के 23 और महिला के 23 गुणसूत्र जब आपस में मिलते हैं, ठीक है। ये भी आगे मैं बात भी करूंगी कि कभी भी अगर कोई बॉय होता है या कोई गर्ल होती है, कोई लड़का या लड़की होती है, तो हमारे समाज में बहुत कुरीतियां हैं कि महिला को दोष दिया जाता है, जबकि दोष दोनों का होता है, ठीक है। दोष ना कहें तो क्रिया दोनों की होती है एक तरह से, ठीक है ना। दोनों के सेम जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। या जो ट्विन्स होते हैं उन ट्विन्स में भी दोनों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो पर्टिकुलर चाइल्ड होता है, एक शिशु होता है, उस शिशु में अकेली फीमेल या अकेला मेल कुछ भी नहीं कर सकता। दोनों के इक्वल क्रोमोसोम जब आपस में कंबाइन होते हैं तब जाके एक पर्टिकुलर टू जो जाइगोट होता है वो फॉर्म होता है। साइंस की भौतिक, रासायनिक, केमिस्ट्री भी आप ही कराओगे कि बिल्कुल, केमिस्ट्री भी मैं ही कराऊंगी, फिजिक्स भी मैं ही कराऊंगी आपको जनरल की। जैसे ही ये आपका प्रजनन तंत्र खत्म होगा दोस्तों,
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ, ये प्रजनन तंत्र मानव जो शरीर है, आपके सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है मानव शरीर। मानव शरीर क्या होता है, बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना होता है, और मैंने इसके जो सारे सिस्टम्स हैं वो पहली वाली क्लासेस में क्या करा दिए, कंप्लीट करा दिए। ठीक है, ये जो है ये इसका लास्ट सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, प्लस ये इसका लास्ट सिस्टम है। जैसे ही ये सिस्टम खत्म होगा उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई भी टॉपिक उसके उठाएंगे। ठीक है, एक बार हम बायोलॉजी को यहाँ पर स्टॉप करेंगे और एक बार हम केमिस्ट्री का टॉपिक उठाएंगे। केमिस्ट्री के कोई भी एक या दो टॉपिक करने के बाद फिजिक्स के एक या दो टॉपिक करेंगे, तो ये इसे पैरेलल में चलता रहेगा। ठीक है, सिर्फ बायोलॉजी बायोलॉजी, सिर्फ फिजिक्स फिजिक्स, या सिर्फ केमिस्ट्री केमिस्ट्री हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो ये जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा, आप सभी लोगों को, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं बता दूं कि इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के टॉपिक्स क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आफ्टर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स करेंगे, देन अगेन बायो, देन अगेन केमिस्ट्री, देन अगेन फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन पर्टिकुलर जितने भी 7 स्टेजेस मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, इन 7 स्टेजेस को हम अलग अलग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली जो स्टेज है, वो सबसे पहली स्टेज यहाँ पर क्या बताई है, विदलन यानी क्लीवेज। ठीक है, विदलन जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि विदलन में क्या होता है, जो युग्मनज होता है, युग्मनज मतलब जैसे अभी तक हम जायगोट जायगोट बोल रहे थे, 2n कोशिका। इस 2n कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ये बीच में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन हो रहा है। अब मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत तो होगी नहीं, आप लोग जानते होंगे समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस और माइटोसिस क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो जैसे ही समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन के दौरान क्या होती है, ये जो पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, ये सेल्स क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, यानी कोशिकाओं में क्या हो जाती है, कोशिका में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही कोशिका में वृद्धि होगी, वैसे ही सेल्स का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जो सेल्स हैं इनके आकार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अभी कैसा होता है, पहले तो ये समझ लीजिए विदलन क्या होता है, कि जो युग्मनज होता है, जो जायगोट बनता है, जिसे हमने निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बनाया। हम निषेचन होने के बाद भ्रूणीय परिवर्धन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। निषेचन होने के बाद क्या होता है, भ्रूणीय परिवर्धन होता है। महिलाओं में अंडाणुओं का निर्माण होता है। लवली भाई जो भी हैं आप, अभी अभी मैंने बताया था कि जो ब्रजोधर्म की क्रिया होती है, तो महीने में एक बार महिला के शरीर से जो एग होते हैं वो रिलीज होते हैं। ठीक है, जो ओवरी होती है, उस ओवरी से एग रिलीज होते हैं आपके रजोधर्म की क्रिया के उपरांत। ठीक है, जो महीने में क्या होता है, एक बार होता है। क्लियर है, तो ये जो युग्मनज होता है, जायगोट होता है, 2n कोशिका होती है। जैसे ही जायगोट होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन से जो 2n कोशिका होती है, ये 2n से और 2n कोशिका बनाती है। 4 कोशिकाओं में 4 से 6, 6 से 8। ठीक है, जिससे कोशिका में तो वृद्धि होती है, लेकिन जो कोशिकाओं का आकार होता है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि उनका सरफेस क्राइटेरिया क्या है, सेम है। और उनसे जो वो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। देखिए ये होता कैसे है, मैं आपको बताती हूँ, एक बार मैं इसको देखिए, ये पर्टिकुलर क्या है हमारे पास, ये डबल लेयर इसकी होती है। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्या है हमारे पास, युग्मनज होता है। ठीक है, ये युग्मनज हो गया, यानी ये जायगोट हो गया। इस जायगोट में जैसे ही समसूत्री विभाजन होता है, ये जो पर्टिकुलर आपका सेल कवरेज होता है, ये क्या करता है, 2 कोशिकाएं 4 कोशिकाओं में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। ये पहला क्या हुआ आपका, समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर 4 कोशिकाएं, ये 4 कोशिकाओं में फिर समसूत्री विभाजन होता है। अगेन इनमें क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, और ये क्या हो रही है आपकी,
ये आपकी 16 कोशिकाओं में क्या हो रही हैं, विभाजित हो रही हैं। और ये जो कोशिकाएं बनाती हैं विभाजित होकर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, जायगोट है। जायगोट एक द्विगुणित कोशिका है, ये 2n कोशिका है, इसमें एक मादा और एक शुक्राणु है। ठीक है, जायगोट में समसूत्री विभाजन होता है, ब्लास्टुला बनाती है, और ब्लास्टुला के बाद इसमें जो विभाजन होता है, ठीक है, जब इसमें ये ब्लास्टोमियर्स जो है ये 16 बन जाते हैं। 16 क्या बन जाते हैं, ब्लास्टोमियर्स। तो दोस्तों अब हमने नेक्स्ट स्टेज पढ़ी थी इसकी। नेक्स्ट स्टेज क्या थी आपके पास, मोरुला का बनना। ठीक है, ये पहला था विदलन, जायगोट में समसूत्री विभाजन हुआ, ब्लास्टोमियर्स बन गए। जब ये ब्लास्टोमियर्स 16 बन जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, मोरुला बनते हैं। ये फर्स्ट में ही सेकंड स्टेज में आपको बता रही हूँ कि ये जो जायगोट होती है, तो विदलन हो गया आपका। विदलन के बाद जैसे ही सेकंड स्टेज हमने क्या पढ़ी थी यहाँ पर, मोरुला का बनना। तो मोरुला कैसे बनता है, 16 ब्लास्टोमियर्स इज इक्वल्स टू मोरुला। जब ये कोशिकाएं विभाजित होकर 16 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, यानी इनके अंदर 16 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो 16 ब्लास्टोमियर्स बनने के बाद सुरेश माहित जी पूछ रहे, मैम आप मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं हॉस्पिटल वाली डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने पीएचडी करी हुई, इसलिए मेरे नाम के आगे क्या लगा हुआ है, डॉक्टर है। ठीक है, महिलाओं में अंडाणु का निर्माण उसी समय हो जाता है जब महिला स्वयं भ्रूण हो जाती है। महिला स्वयं भ्रूण कैसे हो जाएगी, ये जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है ये गलत है। महिला भ्रूण कैसे होती है, भ्रूण तो उसको बोलते हैं जब जायगोट से बच्चा बनने की अवस्था प्रारंभ होती है, तब जाके 3 महीने का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, उस प्रेगनेंसी पीरियड में 3 महीने पे आके भ्रूण का निर्माण होता है। तो महिला खुद कैसे भ्रूण हो सकती है, सॉरी मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। महिला में जो अंडाणु का निर्माण होता है, मैं जितनी इन्फॉर्मेशन आपको बता रही हूँ कि महिला में जो अंडाणु का निर्माण होता है वो रजोधर्म की क्रिया के समय होता है, जो महीने में एक बार ही होती है। उस रजोधर्म के उपरांत जो आपकी ओवरी होती है, वो ओवरी एग्स को क्या करती है, रिलीज करती है, अंडाणु को रिलीज करती है, और उस टाइम पे अगर कोई स्पर्म उससे आगे कॉन्टैक्ट करता है तो जायगोट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये जो 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं, ये 16 ब्लास्टोमियर्स क्या होते हैं, मोरुला को बनाते हैं। और ये मोरुला की जो अवस्था होती है ये होती है 3 से 4 दिन। अब हम प्रेगनेंसी पीरियड पढ़ रहे हैं, देखिए प्रेगनेंसी पीरियड होता है 9 मंथ्स का। आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आपकी अवस्था गुजरती जाएंगी मैं आपको टाइम पीरियड भी बताते जा रही हूँ। अब ये मोरुला क्या होता है, 3 से 4 दिन में ब्लास्टोमियर से क्या बनता है, मोरुला बनता है। यानी आपके 9 महीने के 3 से 4 दिन यहाँ पर क्या हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। ठीक है, 30 घंटे से लेकर 3 से 4 दिन का जो समय होता है वो इस मोरुला को बनने में क्या हो जाता है, लग जाता है। यानी जो आपका निषेचन होता है, एक सिंपल सी बात है, निषेचन के 3 से 4 दिन बाद, यानी जायगोट बनने के 3 से 4 दिन बाद किसका निर्माण होता है, मोरुला का निर्माण होता है। ठीक है, और निषेचन के 4 से 6 दिन बाद, निषेचन के 4 से 6 दिन बाद, निषेचन के जो 4 से 6 दिन होते हैं उसमें जो मोरुला होता है वो गर्भाशय में क्या होता है, पहुंचता है। ये जो मोरुला होता है ये अंडवाहिनी से, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, अंडवाहिनी में होती है। ठीक है, और अंडवाहिनी में जो निषेचन से जायगोट बना, ये जायगोट मोरुला में कन्वर्ट होके क्या करता है, गर्भाशय की तरफ गति करता है, यानी गर्भाशय में पहुंच जाता है। क्लियर है, तो पहला स्टेज हमने क्या पढ़ा, विदलन पढ़ा, कि जो आपका पर्टिकुलर युग्मनस था, जायगोट था जो अंडवाहिनी में निर्मित हुआ था। इस जायगोट में समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका जो होती है वो विभाजित होती जाती है, और उन कोशिकाओं का आकार जो है वो क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। और ये जो कोशिका विभाजित होती है हम ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। ये ब्लास्टोमियर्स जब 16 हो जाते हैं, जब 16 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं तो उन 16 ब्लास्टोमियर्स को हम क्या बोलते हैं, मोरुला बनते हैं। ठीक है, निषेचन होने के यानी जायगोट बनने के 3 से 4 दिन बाद मोरुला का क्या होता है, निर्माण होता है, और 4 से 6 दिन यानी 2 दिन और लगते हैं। ये मोरुला को गर्भाशय में पहुंचने में 2 दिन और लगते हैं, यानी 4 से 6 दिन बाद जो आपका मोरुला है वो मोरुला किस में पहुंचता है, गर्भाशय में पहुंचता है। अरे जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं अभी सब बताऊंगी मैं,
आप लोग शिशु जन्म तो होने दो, भ्रूणीय परिवर्तन चल रहा है अभी। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, अभी सिंगल चाइल्ड बोला, सिंगल चाइल्ड के बाद जुड़वा कैसे होते हैं, उनमें कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, अभी सब बताऊंगी मैं। आप लोग क्लास से जुड़ी रहिए, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इसी क्लास में मिलेगा, आप निराश होकर नहीं जाएंगे, ये मेरा पूरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका मोरुला का बनना। थर्ड स्टेज हमारे पास क्या थी, थर्ड स्टेज हमारे पास थी ब्रास्टूला का निर्माण, ठीक है। ब्रास्टूला का निर्माण, जिसे हम ब्रास्टूला भवन बोलते हैं, ठीक है, या ब्रास्टूला का निर्माण भी बोल सकते हैं, ब्लास्टोसिस्ट भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में, ठीक है। मोरुला क्या करता है, गर्भाशय में पहुंचकर गर्भाशयी द्रव में तैरता रहता है और 3 दिन तक पोषक तत्वों का क्या करता है, अवशोषण करता है। ये मोरुला हुआ। मोरुला क्या हुआ, गर्भाशय में पहुंच गया, गर्भाशय में पहुंचने में इसको 4 से 6 दिन लगे। गर्भाशय में पहुंच के क्या करता है, ये गर्भाशयी जो रस होता है इसमें क्या करता है, तैरता रहता है। और कितने दिन तक तैरता रहता है, यहाँ पर ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगले 3 दिनों तक, 3 दिन तक ये गर्भाशयी रस में क्या होता रहता है, तैरता रहता है। और क्यों तैरता रहता है, क्योंकि ये यहाँ से क्या करता है, जितने भी महिला के गर्भाशय में पोषक तत्व होते हैं, किसी भी चीज को आगे डेवलप होने के लिए, आगे निर्मित होने के लिए, आगे परिवर्धित होने के लिए, ठीक है, क्या होता है, आगे परिवर्धित होने के लिए क्या करना पड़ता है, पोषक तत्वों का अवशोषण करना पड़ता है, न्यूट्रिशन लेना पड़ता है। आज हमें भी अपनी बॉडी को डेवलप करना है तो वी वांट न्यूट्रिशन, ठीक है, तो हमें न्यूट्रिशन लेना पड़ता है। वो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिल रहा है, वो न्यूट्रिशन उस मोरुला को कहाँ से मिल रहा है, गर्भाशयी रस से मिल रहा है। तो ये पोषक तत्वों का क्या करता है, यहाँ से अवशोषण करता है, ठीक है। पोषक तत्वों का जब अवशोषण करता है उसके बाद फिर इस मोरुला में क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं। अगेन इस मोरुला में क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे कोशिकाओं की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। मोरुला क्या हुआ, मोरुला गर्भाशय में पहुंचा निषेचन के 4 से 6 दिन बाद, 4 से 6 दिन पहुंचने के बाद उसने गर्भाशय रस संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और अब एक इंपॉर्टेंट बात अगर आपको मैं बताऊं, जो भ्रूण होता है उस भ्रूण का निर्माण कब होता है, आपसे कोई पूछेगा कि भ्रूण का जो निर्माण होता है वो निर्माण कब होता है, ठीक है, तो 2 सप्ताह से, निषेचन के दूसरे सप्ताह से 2 माह तक का जो समय होता है, यानी 2 माह बाद किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे हम एम्ब्रियो भी बोलते हैं। अब ये भ्रूण जो है, इस भ्रूण से शिशु क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। अब ये भ्रूण क्या करता है, अगला जो प्रोसेस आपके पास होता है ब्लास्टोसिस्ट के बाद, ये जो कोशिकाएं बनती हैं इनको हम ब्लास्टुला बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो 4th स्टेप आपको बताया, वो 4th स्टेप आपके पास क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा कि एक भ्रूण को बनने में, निषेचन के बाद एक भ्रूण को बनने में कितना समय लगता है। तो निषेचन के 2 सप्ताह से 2 माह तक का जो समय होता है वो क्या होता है, भ्रूण होता है। निषेचन के 2 सप्ताह से 2 माह तक का जो समय होता है वो क्या होता है, भ्रूण होता है। बंद करो। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, ठीक है। उम्मीद है अब आप लोगों तक आवाज भी आ रही होगी और वीडियो भी दिख रहा होगा। देखिए हम पढ़ रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन क्या होता है कि किसी भी महिला के शरीर में जो भ्रूण होता है वो भ्रूण किस समय तक बनता है, ठीक है। तो जो भ्रूण होता है 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक का जो समय होता है वो एक भ्रूण को निर्मित होने में लगता है, यानी जायगोट से जो भ्रूण का निर्माण होता है
वो 2 माह तक होता है। प्रेगनेंसी का जो सेकंड मंथ तक का पीरियड होता है, ठीक है, उस सेकंड मंथ तक जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है, और दूसरे माह तक जब तीसरा महीना शुरू होता है तो आपका जो भ्रूण या एम्ब्रियो होता है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब आपके ब्लास्टुला के बनने के बाद जो नेक्स्ट क्या होती है वो क्या होती है, अंतरारोपण। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन भी बोलते हैं। आपके फेजेस में देखिए जो 4th फेज है, ठीक है, हमारे फेजेस में जो 4th फेज है वो 4th फेज हमें क्या दे रखी है, इम्प्लांटेशन बोल रखी है। क्लियर है? ठीक है, तो ये अभी इम्प्लांटेशन क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, अपरिपक्व भ्रूण बोला जाता है। ये जो एम्ब्रियो होता है, ये जो आपका भ्रूण बना, ये भ्रूण क्या करता है, अब जाके गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। गर्भाशय की दीवार, जिसे हम यूटेराइन वॉल भी बोलते हैं, उस वॉल से क्या हो जाता है, जाकर चिपक जाता है। ठीक है, उस गर्भाशय की दीवार से जाकर ये भ्रूण क्या होता है, चिपक जाता है, और ये जो भ्रूण जाके चिपकता है, ठीक है, यह क्रिया निषेचन के 7 से 8 दिन बाद होती है, और भ्रूण एंडोमेट्रियम में क्या हो जाता है, धस जाता है। देखिए कैसे धसता है, मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ये सिंपल सा हमने क्या बनाया था, डायग्राम बनाया था। ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों, गर्भाशय है, और इस गर्भाशय के बाहर क्या होती है, ये एंडोमेट्रियम परत होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम परत कहते हैं, और ये सिंपली आपका क्या है, गर्भाशय। अब यहाँ पर ये जो अंडवाहिनी है, यहाँ पर जो आपका जाइगोट बना और ये स्पर्म आके कनेक्ट हो गया, ये जाइगोट क्या करता है, यहाँ से गति करता है। जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो निषेचन की क्रिया में 2n कोशिका यानी आपका जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट यहाँ पे गति करता है, और ये जो एंडोमेट्रियम परत होती है, इस एंडोमेट्रियम परत से आके ये जो आपका जाइगोट है, ये क्या होता है, चिपक जाता है। ये जो हमारा जाइगोट है, ये गर्भाशय में पहुंच जाता है, और गर्भाशय में पहुंचकर ये एंडोमेट्रियम परत से चिपक जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं ना, रजोधर्म से रिलेटेड और किस उम्र में शुरू होता है, आप प्लीज मेरा लास्ट वीडियो देखिए। लवली भाई जी जो भी हैं आप मेरा लास्ट वीडियो देखिए। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने प्रजनन तंत्र का पहला भाग बता रखा है, उसमें मैंने इन सब चीजों की उम्र बता रखी है, जननांगों का विकास कौन सी उम्र से होता है, रजोवती किस उम्र से शुरुआत होती है। तो आप प्लीज एक बार जाके, आपने फर्स्ट पार्ट जरा इसका पढ़ा नहीं है और देखा नहीं है, आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस यूट्यूब जो एम स्टडी का यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे मेरा लास्ट वीडियो अपलोडेड है जो 3 दिन पहले मैंने दिया था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये सारे आपके जितने भी डाउट्स हैं ना, ये उस वीडियो में क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो क्लास है वो इस प्रजनन तंत्र की खत्म होती है। आज ये प्रजनन तंत्र यहाँ पर खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद नेक्स्ट क्लास वो आपकी केमिस्ट्री की होगी। ठीक है, तो ये इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन में जो आपका भ्रूण होता है, वो भ्रूण जाके इस गर्भाशय की एंडोमेट्रियम दीवार से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, अब ये एंडोमेट्रियम दीवार चिपकने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, वो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, या गैस्ट्रुला भवन भी बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, ये गैस्ट्रुला भवन की जो अवधि होती है वो होती है 2 सप्ताह के अंत तक। क्या होती है ये, 2 सप्ताह के अंत तक, यानी ये 2 निषेचन के 2 सप्ताह बाद तक ये गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस क्या होता है, खत्म होती है। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रुलेशन है, इसमें होता क्या है कि ये जो भ्रूण होता है, ये भ्रूण जो जाके यहाँ पर एंडोमेट्रियम परत से चिपक गया है, ठीक है, ये भ्रूण जो होता है, ये भ्रूण 3 स्तरों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, और वो 3 स्तर आपके कौन से होते हैं, यानी गैस्ट्रुला भवन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भ्रूण है वो 3 जनन स्तरों का क्या करता है, निर्माण करता है। वो जनन स्तर क्या होते हैं आपके, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और तीसरा होता है आपका एक्टोडर्म। अब आपसे ये क्वेश्चन, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। पहली बात तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो भ्रूण के जनन स्तरों का निर्माण होता है वो भ्रूणीय परिवर्तन की कौन सी अवस्था में होता है। ठीक है, तो वो भ्रूणीय परिवर्तन की कौन सी अवस्था में होता है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में होता है। ठीक है,
उस गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में जो 3 जनन स्तर होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो 3 जनन स्तर होते हैं मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें भ्रूण जो होता है वो 3 जनन स्तरों का क्या करता है, निर्माण करता है, मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। और ये तीनों जनन स्तर अपने अपने स्तर से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों जनन स्तरों से जो भ्रूण होता है वो भ्रूण मानव शरीर के विभिन्न अंगों का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या हो गए, आपके तीनों स्तर हो गए। और इन तीनों स्तरों का जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो भी आप लिख सकते हैं कि इससे जो भ्रूण है वो भ्रूण विभिन्न अंगों का क्या करता है, निर्माण करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों जनन स्तरों की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों भ्रूण में ये तीनों जनन स्तर जो होते हैं वो निर्मित होते हैं, मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, कि ये जो तीनों जनन स्तर होते हैं, ये तीनों जनन स्तर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। कोई जनन स्तर आपके हाथों को निर्मित करता है, कोई पादप कलिकाओं को निर्मित करता है, कोई हमारे बाल या रोए उगाने में सक्षम होता है। तो ये अलग अलग क्या होते हैं, स्तर होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्तर होने के बाद अब आपका क्या होता है, गैस्ट्रुला से शिशु निर्माण। अब जो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है, उस गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस से, ये गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस होता है ये कौन से होता है, 2 सप्ताह तक होता है। इस गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस से अब शिशु निर्माण तक की जो व्यवस्था है वो मैं आपको बताऊंगी। इन्हें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने हाथ में पेन रखिए, रजिस्टर रखिए। ठीक है, और पेन और रजिस्टर रखने के साथ जैसे जैसे मैं वीक वाइज जो स्टेजेस लिखवाती जा रही हूँ वो आप नोट करते जाइए, उनमें से किसी भी स्टेज पे क्वेश्चन आ जाता है। मैं बिल्कुल आपका पूरा कोर्स कराऊंगी, मैं बोल चुकी हूँ। जिसकी भी पहली क्लास है, अगर आप लोगों की पहली क्लास है तो आप जाके देखिए, चैनल पे सारे वीडियोस अपलोडेड है मेरे। इससे पहले जितने भी वीडियोस मैंने बताया उसमें पूरा ह्यूमन बॉडी सिस्टम मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो आप वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हैं, उन क्लासेस को देख सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने नोट्स और उन क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन से क्या होता है, शिशु निर्माण होता है। ये कौन सा, ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, 6th वीक से। ठीक है, प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है। अब ये 9 मंथ्स का जो सफर है ना, इस 9 मंथ्स में वीक वाइज कैसे कैसे भ्रूण से जो होता है वो शिशु निर्माण होता है, कैसे कैसे भ्रूण में पर्टिकुलर ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो 6th वीक से क्या होता है, 6th वीक से जो भ्रूण है उस भ्रूण में कलिकाओं का उभार आना शुरू हो जाता है। ठीक है, कलिकाएं या उभार क्या हो जाते हैं, यथास्थान बन जाते हैं। कलिकाएं या उभार, यानी जो हाथ पैरों के उभार होते हैं पूरे निर्मित नहीं होते हैं, फिंगर्स नहीं डेवलप होती हैं। ठीक है, लेकिन वो उभार, वो जो एक गोल संरचना होती है ना, भ्रूण एक गोल संरचना होती है, इस गोल संरचना से ऐसे उभार निकलने लग जाते हैं कि कहाँ उस भ्रूण के हाथ डेवलप होने वाले हैं, कहाँ उसके पैर डेवलप होने वाले हैं। ठीक है, तो कलिकाएं या उभार यथास्थान क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। कौन से वीक में बन जाते हैं, 6th वीक में बन जाते हैं। ठीक है, 6th वीक के बाद क्या होता है, इसके साथ साथ पादों की कलिकाएं, पादों या पैरों की कलिकाएं भी बन जाती हैं, या पैरों के चिन्ह बन जाते हैं कि पैर कहाँ निर्मित होने होते हैं, पैरों की कलिकाएं भी बन जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो काम होता है वो क्या होता है, एंड ऑफ 6th वीक। एंड ऑफ 6th वीक, जब छठा सप्ताह खत्म होता है प्रेगनेंसी का। ठीक है, तो इस छठे सप्ताह में अल्प विकसित परिसंचरण तंत्र का भी निर्माण हो जाता है। छठे सप्ताह के खत्म होते होते, 6th वीक के एंड होते होते तक अल्प विकसित जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रुधिर, जो परिसंचरण तंत्र हमने पढ़ा था, रुधिर वाहिनियां, रुधिर कैसे इधर से उधर जाता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो वो परिसंचरण तंत्र भी यहाँ पे क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। आगे चलते हैं, फटाफट इसे नोट करते जाइए, इसमें बहुत कुछ समझाने जैसा कुछ नहीं है, यू हैव टू लर्न ओनली, आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास है 7 to 9th वीक। 7 to 9th वीक में क्या होता है, हाथ और पैर बन जाते हैं। सेवन टू 9th वीक में क्या हो जाते हैं, हाथ पैर बन जाते हैं। हाथ और पैर बनने के साथ साथ पाचन श्वसन तंत्रिका, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्रिका व बाह्य लैंगिक
जननांगों का भी क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, 7th to 9th वीक में क्या हो जाता है, जो कलिकाएं यहाँ से उभरी थी छठे वीक में, ठीक है, उन कलिकाओं से हाथ या पैरों का निर्माण क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। हाथ या पैर बन जाते हैं उस पर्टिकुलर भ्रूण के, और हाथ या पैर बनने के साथ साथ उस पर्टिकुलर भ्रूण जो होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और आपके जितने भी बाह्य लैंगिक जननांग हैं, वो जननांग क्या हो जाते हैं, निर्मित होने लग जाते हैं। ठीक है, इस समय तक भ्रूण का जो सिर होता है वो शरीर का लगभग आधा होता है। याद रखने बात, इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए कि 7 to 9 वीक में, 7 से 9 वीक में क्या होता है, भ्रूण का जो सिर होता है वो शरीर का लगभग आधा होता है, यानी आधा शरीर और आधा सिर। ठीक है, पूरा जो भ्रूण होता है उसमें आधा तो उसका सिर होता है और आधा क्या होता है, शरीर होता है, क्योंकि अभी तक पूरे भाग वहां पे डेवलप नहीं हुए। तो 7वें से 9वें वीक में भ्रूण का जो सिर होता है वो शरीर का लगभग आधा होता है, यानी पूरा भ्रूण आधा सिर और आधे शरीर में क्या होता है, विभाजित होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नोट आप इसमें लिख लीजिए। नोट का मतलब होता है, इम्पॉर्टेंट नोट का मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है। 3 महीने से 3 मंथ से, यानी जो प्रेगनेंसी का तीसरा महीना होता है, तीसरे महीने से जो जन्म तक का समय होता है, तीसरे महीने से जन्म तक का जो समय होता है, इसे हम बोलते हैं दोस्तों गर्भकाल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, हम गर्भकाल बोलते हैं। और इस समय तक, ये जो 3 महीने का समय है, इस समय तक जो भ्रूण है वो 3 इंच तक लंबा होता है। ठीक है, वो भ्रूण कितना बड़ा हो जाता है, 3 इंच तक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। और लंबा होने के साथ साथ इसमें कंकाल तंत्र का भी क्या होने लग जाता है, निर्माण होने लग जाता है, यानी उस भ्रूण के शरीर में हड्डियों का विकास क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। कौन से महीने से, तीसरे महीने से। ठीक है, 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से लेके जन्म तक का जो समय होता है, प्रसव क्रिया तक का जो समय होता है, शिशु जन्म जब लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गर्भकाल बोलते हैं। और इस गर्भ तीसरे महीने में जो भ्रूण है वो 3 इंच तक लंबा हो जाता है और उसमें कंकाल तंत्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो हम पहुंच गए दोस्तों तीसरे महीने तक। ठीक है, अब तीसरे महीने के बाद जो 4th मंथ है आपका, तीसरे महीने के बाद जो आपका क्या है, 4 मंथ है, चौथे मंथ तक, यानी चौथे महीने तक जो भ्रूण है वो 7 इंच लंबा हो जाता है, 7 इंच लंबा हो जाता है, यानी तीसरे से चौथे महीने में 4 इंच की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, 7 इंच लंबा हो जाता है। इसके साथ साथ सिर और शरीर पर जो हमारे शरीरों पे बाल होते हैं, ठीक है, उन बालों के रोए बनने लग जाते हैं। ठीक है, 4th मंथ तक जो भ्रूण होता है वो भ्रूण 7 इंच का हो जाता है, उसकी लेंथ हो जाती है, और लेंथ बनने के साथ साथ सिर और शरीर पर क्या बन जाते हैं, रोए बनने लग जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्या होता है, जो 5वां महीना होता है, 5th मंथ जो होता है। देखिए बच्चों, क्लास की टाइमिंग को लेके ना आप इतना परेशान मत हुइए। अभी जनरली जो क्लास हो रही है वो 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन हो रही है, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, प्लीज़ मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप जब तक ये काम नहीं करेंगे, जब तक आपको क्लास के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करो, आपको क्लास की शेड्यूलिंग ज़रूर मिलेगी और आपको पता चलेगा कि क्लास कब हो रही है। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो 5th मंथ होता है, ठीक है, इस 5th मंथ में क्या होता है, आहार नाल और अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। आहार नाल और अस्थि मज्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में आहार नाल और अस्थि मज्जा होती है, वो 5वें महीने तक क्या होने लग जाती है, निर्मित होने लग जाती है। छठे महीने की अगर मैं बात करूं 6 मंथ की, तो 6 मंथ में फॉइटस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, 6 मंथ में क्या होता है, फॉइटस का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉइटस बनने लग जाता है। और फॉइटस क्या होता है, मानव शरीर का छोटा रूप।
यानी जो भ्रूण होता है ना, अब जो छठा महीना आता है उस छठे महीने तक अगर सोनोग्राफी कराई जाए और उस गर्भकाल में मादा के गर्भाशय में भ्रूण की स्थिति को देखा जाए, तो वो जो भ्रूण है ना वो मानव शरीर के एक छोटे रूप में दिखाई देने लग जाता है। यानी पता लगने लग जाता है कि मानव का शरीर है, उसके छोटे से हाथ, पैर, आँख, नाक, पर्टिकुलर जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमें पता लगने लग जाता है। कौन से महीने तक? 6 मंथ तक, ठीक है? अगर मैं बात और इस महीने तक एक और इम्पोर्टेंट बात, जो बच्चे की धड़कन होती है, बच्चे की धड़कन को माँ के उदर या पेट से सुना जा सकता है। यानी जो छठा महीना होता है, इस महीने तक जो पर्टिकुलर माँ होती है, उस माँ को अपने पर्टिकुलर उदर से या पेट से उस बच्चे की धड़कन क्या होने लग जाती है? फील होने लग जाती है, ठीक है? तो ये जो धड़कन की जो फीलिंग होती है माँ को अपने बच्चे की अपने पेट के अंदर, वो धड़कन की फीलिंग कौन से महीने से होती है? छठे महीने से होती है, ठीक है? क्लियर है? उसके बाद जो आपका 7वां महीना होता है, ठीक है? 7वें महीने में जो क्रिया होती है, ठीक है? 7वें महीने में जो क्रिया होती है, उस 7th मंथ में क्या होता है? जो फॉइटस होता है, वो फॉइटस क्या होता है? गर्भाशय, ठीक है? फॉइटस जैसे मैंने अभी बताया मानव शरीर का छोटा रूप, फॉइटस गर्भाशय से बाहर रहने योग्य बन जाता है, बाहर रहने योग्य बन जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कई बार प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है, ठीक है? प्री मेच्योर मतलब जनरली जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड 9 महीने का होता है, लेकिन कई बार जो फीमेल होती है उसकी बॉडी की सिचुएशंस इस तरीके से हो जाती हैं कि वो जो बच्चा है वो 9 महीने से पहले महिला के शरीर से बाहर निकालना पड़ जाता है या उसे अलग करना पड़ता है। तो वो कौन सा मंथ होता है? अगर 7 मंथ से पहले डिलीवरी हो रही है प्री मेच्योर, तो कहीं ना कहीं बच्चे के बचने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं, क्योंकि 7th मंथ तक बच्चा जो होता है वो पूरी तरह डेवलप नहीं होता है। 7th मंथ के बाद जो फॉइटस होता है वो गर्भाशय से बाहर रहने, फॉइटस यानी वो जो पर्टिकुलर भ्रूण जो फॉइटस में कन्वर्ट हो गया है, वो फॉइटस गर्भाशय से बाहर रहने योग्य बन जाता है, यानी बाहर आईसीयू में या मशीनरी में रख के उस बच्चे को जिंदा रखा जा सकता है अगर प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई, ठीक है? क्लास 10 बजे से शुरू हुई है और पूरे जीवन काल में कितने अंडाणुओं का निर्माण होता है? देखिए, महिला जब तक जिंदा रहेगी और जब तक महिला के शरीर में रजोधर्म की शुरुआत रहेगी, जब तक रजोधर्म चलता रहेगा, तब तक उस ओवरी से एग रिलीज होते हैं, ठीक है? तो ऐसी कोई पर्टिकुलर काउंटिंग नहीं है इस चीज की। नेक्स्ट चीज, आपका 8th मंथ, 8वां जो महीना होता है, 8th मंथ जो होता है प्रेगनेंसी का, ठीक है? इस 8th मंथ में जो भ्रूण होता है, इस भ्रूण में वसा का जमाव होना शुरू होने लग जाता है, यानी ये ग्रोथ करने लग जाता है। वसा का जमाव कैसे? कि ये जो भी लेडी होती है, जो भी महिला होती है, वो अपनी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन ले रही होती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड वगैरह, लिक्विड्स जो भी ले रही होती है, वो पर्टिकुलर उस फूड से जो पर्टिकुलर जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो में फैट क्या होने लग जाता है? जमा होने लग जाता है। और फैट जो होता है, उस फैट से वो जो फॉइटस होता है वो आगे क्या करता है? ग्रो करता है, ठीक है? और शरीर का, और यहाँ कहें तो शरीर का पूर्ण क्या हो जाता है? इस महीने तक विकास हो जाता है। एम्ब्रियो के शरीर का पूरी तरह से क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। और अगर मैं कहूँ 9th मंथ की, तो 9th मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी का, तब कभी भी वो बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है और 9वां महीना शुरू होते ही कभी भी वो बच्चा डिलीवर करने योग्य हो जाता है। तो 9th मंथ में जो आपका फॉइटस होता है, वो फॉइटस क्या होता है? 18 से 20 इंच लंबा हो जाता है। कितना हो जाता है? 18 से 20 इंच लंबा वो भ्रूण क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। और उसका जो वजन होता है वो 3 से 4 किलोग्राम तक हो जाता है। और 3 से 4 किलोग्राम में हम ये भी कह सकते हैं कि ये बच्चा अब जन्म के लिए क्या है? तैयार है, ठीक है? अब इस बच्चे से शिशु जन्म कभी भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, ये क्या थी? एक पूरी प्रेगनेंसी लाइफ साइकिल की हिस्ट्री थी, पीरियड था, मतलब कि कैसे कैसे जो बच्चा है वो पहले सप्ताह से या पहले दिन से, जायगोट बनने के पहले दिन से वीक वाइज कैसे मंथ तक अपने बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन्स को, विभिन्न अंगों को क्या करता है? निर्मित करता है। और विभिन्न अंगों को निर्मित करने के साथ साथ, ठीक है, कैसे वो पर्टिकुलर फॉइटस में डेवलप होता है। पहले वो जायगोट होता है,
जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फॉइटस बनता है और फॉइटस से जाके एक बेबी क्या होता है, बर्थ होता है या उसका जन्म होता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर लाइफ साइकिल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। हम बात कर रहे थे प्लेसेंटा की, तो आप सभी के मन में ये जिज्ञासा होगी कि प्लेसेंटा क्या होता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा जो होता है ना, हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इस तरह से गर्भाशय था और उस गर्भाशय की जो दीवार थी एंडोमेट्रियम, इस परत से आके ये जो पर्टिकुलर आपका जायगोट था वो क्या हो गया था, चिपक गया था। तो भ्रूण और जो मादा होती है, आपका जो एक तरह से भ्रूण होता है, तो यहाँ धीरे धीरे प्लेसेंटा क्या हो जाता है, निर्मित हो जाता है, और ये प्लेसेंटा इस भ्रूण को पोषण देने का क्या करता है, कार्य करता है। तो भ्रूण और मादा के शरीर में रुधिर, भ्रूण और मादा के शरीर में, मादा के रुधिर में, ठीक है, मादा के शरीर के रुधिर में पदार्थों का जो विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, पोषण मिलता है, यानी हम एक पर्टिकुलर लेडी जो भी बॉडी में इनटेक कर रही है, ठीक है, प्रोटीन खा रही है, कैल्शियम खा रही है, पर्टिकुलर फाइबर खा रही है, फैट्स खा रही है, ठीक है, तो आप जो भी अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हो वो आपके बच्चे तक कैसे पहुंचता है, तो वो बच्चे तक आपके ब्लड में वो चीजें जाती है और ब्लड के थ्रू वो पदार्थों का विनिमय प्लेसेंटा के थ्रू भ्रूण तक होता है। तो प्लेसेंटा जो होता है वो भ्रूण को या एम्ब्रियो को पर्टिकुलर न्यूट्रिशन देने का क्या करता है, काम करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या देने का काम करता है, तो ये क्या करने का काम करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपके पास कैसे है, ये प्लेसेंटा तीसरे माह से डेवलप होता है। ठीक है, 3rd महीने में जब भ्रूण बन जाता है तब से प्लेसेंटा निर्मित होता है, लेकिन 1 से 3 महीने तक, यानी जायगोट से भ्रूण बनने की अवस्था तक उसको पोषण कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो जो आपकी ब्रास्टुला अवस्था थी ना, ब्रास्टुला अवस्था तक भ्रूण गर्भाशय से जुड़ता नहीं है। जो ब्रास्टुला अवस्था हमने पढ़ी थी पहले, तो ब्रास्टुला अवस्था जो होती है, ब्रास्टुला अवस्था तक जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय से क्या नहीं होता, जुड़ता नहीं है। और जब वो गर्भाशय से नहीं जुड़ता तो उसको पोषण कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो गर्भाशय से नहीं जुड़ता तो इस टाइम तक जो भ्रूण होता है वो स्वयं के पोषण पर निर्भर रहता है, स्वयं के पोषण पर निर्भर रहता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। ठीक है, क्योंकि उस क्रूशियल कंडीशन में जो फीमेल बॉडी है वो अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि तब तक जो एम्ब्रियो है वो आपके यूट्रस की दीवार से आके चिपका ही नहीं है, यूट्रस की दीवार से आके अटैच नहीं हुआ है, तो आप उसको न्यूट्रिशन दोगे कैसे। तो 3 महीने तक जो वो पर्टिकुलर जायगोट और भ्रूण से बनने का बीच का जो प्रोसेस होता है ब्लास्टोसिस्ट तक का, ठीक है, उसमें जो वो अपने आप खुद के लेवल पे क्या करता है, पोषण लेता है। अगर वो न्यूट्रिशन लेवल कहीं पे भी कम हो गया या आपकी बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की कमी हो गई, वो पर्टिकुलर लिक्विड उसे नहीं मिल पाया, तो वो जो भ्रूण होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, और अबॉर्शन के चांसेस निकल जाते हैं। ठीक है, अब आपसे अगर कोई पूछे कि इस प्लेसेंटा के कार्य क्या क्या होते हैं, ये प्लेसेंटा क्या क्या कार्य करता है, ठीक है, तो प्लेसेंटा के जो कार्य होते हैं उन कार्यों में जो सबसे पहला कार्य होता है वो क्या होता है, पोषण, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, भ्रूण को जो भी पोषण मिलता है वो महिला के शरीर में किसके द्वारा मिलता है, प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। ठीक है, उसके बाद श्वसन यानी रेस्पिरेशन की क्रिया में भी कौन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, प्लेसेंटा। श्वसन के बाद अगर तीसरी बात करूँ तो उत्सर्जन, जितने भी एलिमेंट्स जो होते हैं सीक्रेट होते हैं किससे, भ्रूण की बॉडी से, ठीक है, वो सीक्रेशन का काम भी किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है। चौथा अगर हम बात करें तो क्या है आपका, प्रतिरक्षा, एम्ब्रियो को इम्यूनिटी देने की पावर जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो डेवलप होती है वो भी किसके थ्रू होती है, प्लेसेंटा के थ्रू होती है। ठीक है, उसके बाद जितने भी रोग जनकों का परिवहन, रोग जनकों का परिवहन वो भी किसके द्वारा होता है, प्लेसेंटा। रोग जनक मतलब अगर जो फीमेल बॉडी है उसकी बॉडी में किसी भी तरह की डिजीज है तो कहा जाता है कि वो डिजीज माँ के शरीर से बच्चे में क्या हो गई, ट्रांसफर होगी, तो वो किसके थ्रू होती है, प्लेसेंटा के थ्रू होती है। ठीक है, एंड लास्ट है आपका क्या, छठा जो इसका कार्य वो क्या होता है, हार्मोन्स का श्रावण,
जितने भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो महिला के शरीर में स्रावित होते हैं और बच्चे तक जाने चाहिए, वो हार्मोन्स भी, सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स भी किसकी वजह से होता है? प्लेसेंटा की वजह से होता है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आप सब लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार क्या है कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। अब हम पढ़ते हैं उस चीज के बारे में। देखिए, जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स एक्स और एक्स वाई होते हैं। ये जो भ्रूणीय ये गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, ये गुणसूत्र कैसे होते हैं? एक्स एक्स और एक्स वाई होते हैं, ठीक है। महिला में एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई होते हैं। जब ये अगुणित हो जाते हैं तो इससे एक्स और इससे एक्स और इससे एक्स और इससे एक वाई बनता है, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके पास? ये पर्टिकुलर आपके गैमेट होते हैं, युग्मक होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? गैमेट बोलते हैं। ये आपकी द्विगुणित कोशिका है, ठीक है, और ये हमारी एन एन अगुणित कोशिका होगी, तो ये गैमेट यानी युग्मक कहलाए। ये एक्स जब इस एक्स से कॉम्बिनेशन करता है, फिर ये एक्स इस वाई से कॉम्बिनेशन करता है, फिर ये एक्स इस एक्स से कॉम्बिनेशन करता है, फिर ये एक्स इस वाई से कॉम्बिनेशन करता है। जब नर और मादा युग्मकों का क्या होता है? संलयन होता है, ठीक है। तो एक्स एक्स जब करते हैं तो यहाँ पर एक्स एक्स द्विगुणित कोशिका बनती है। एक्स जब वाई से करता है तो यहाँ पे एक्स वाई द्विगुणित कोशिका बनती है। जब ये एक्स एक्स से करता है तो अगेन यहाँ पर एक्स एक्स कोशिका बनती है, और जब ये अगेन वाई से करता है तो यहाँ पे एक्स वाई कोशिका बनती है, ठीक है। तो जब एक्स और एक्स गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, ये जो कंडीशन होती है ये होती है गर्ल चाइल्ड की कंडीशन, ठीक है। और ये जो एक्स और वाई कंडीशन होती है ये होती है किसकी? बॉय चाइल्ड की कंडीशन। जब दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं, ठीक है, तो एक लड़की का जन्म होता है, और जब एक गुणसूत्र एक्स और एक गुणसूत्र वाई होता है, ठीक है, तो किसका जन्म होता है? बॉय यानी लड़के का जन्म होता है। अब अगर हम बात करें जुड़वा बच्चों की कि ट्विंस कैसे पैदा होते हैं, ठीक है, तो जो जाइगोट होता है, हमें पता है निषेचन के बाद जो पर्टिकुलर बनता है वो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ये जाइगोट क्या होता है? एक ही गर्भाशय में, एक ही गर्भाशय में दो बार विभाजित, एक ही गर्भाशय यानी यूट्रस जो फीमेल बॉडी का है वो एक ही है, लेकिन उसमें ये दो भागों में अगर अपने आप को विभाजित कर ले, दो भागों में विभाजित कर ले, तो जो कंडीशन अराइज होती है वो किसकी होती है? ट्विंस बच्चों की अराइज होती है, ठीक है। किसकी अराइज होती है? ट्विंस की। या गर्भाशय में, या एक कंडीशन और होती है कि जो आपका गर्भाशय या ओवरी होती है वो ओवरी दो एग रिलीज कर दे, यानी उस ओवरी से जो महीने में एक बार एक एग रिलीज होता है, उस गर्भाशय में ओवरी जो है वो एक महीने में क्या कर दे? दो एग रिलीज कर दे। जब दो एग रिलीज होंगे तो दो स्पर्म दो स्पर्म्स को क्या दे सकते हैं? एंट्रेंस दे सकते हैं, और वो दोनों स्पर्म जब उस पर्टिकुलर एग से कॉन्टैक्ट में आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? दो जाइगोट बन जाएंगे, और जब दो जाइगोट आपके पास बन जाएंगे तो वो ट्विंस बेबी की क्या हो जाती है? कंडीशन हो जाती है, ठीक है। और बिना विभाजित हुए अगर ये जाइगोट गर्भाशय में बिना विभाजित हुए एम्ब्रियो बना लेता है, ठीक है, तो फिर एक ही बच्चा क्या होता है? पैदा होता है, एक ही बेबी क्या होता है? जन्म लेता है। तो ये कंडीशन है जुड़वा बच्चों की और सिंगल चाइल्ड की, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, तो अगर जो जाइगोट होता है वो एक ही यूट्रस में, यानी हमारे एक ही यूट्रस में अगर वो दो बार अपने आप को विभाजित कर ले, ठीक है, तो वो क्या होता है? ट्विंस होते हैं। या एक ओवरी में, महिला की ओवरी में एक महीने में अगर उस ओवरी से दो एग रिलीज हो जाए, तो दो एग दो स्पर्म से कॉन्टैक्ट आके दो जाइगोट बना लेंगे, और दो जाइगोट से दो भ्रूण बनेंगे और जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएंगे। और अगर बिना विभाजित हुए एक ही एम्ब्रियो बनता है तो फिर एक बेबी के चांसेस होते हैं। तो ये वो क्वेश्चन का आंसर था जो क्वेश्चन आप लोग बहुत देर से पूछ रहे थे। जुड़वा बच्चों के जन्म पर महिलाओं को कोई भी हानि नहीं हो सकती है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है वैसे जुड़वा बच्चे भी काफ़ी केसेस में, एटलीस्ट 30 to 40 केसेस में ट्विंस जो होते हैं वो बेबी क्या होते हैं? बर्थ लेते हैं। तो ऐसा कोई भी हानि नहीं होती है। हानि अगर होनी होती है किसी भी फीमेल बॉडी को, ठीक है, कंडीशंस जो प्रेगनेंसी के टाइम अगर नॉर्मल नहीं होती तो वो कंडीशंस आपके वन बेबी चाइल्ड में भी हो सकती हैं,
और वो 2 बेबी चाइल्ड में से कई बार 1 बेबी चाइल्ड के केसेस में भी महिलाओं की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग सम कंटिजेंट सिचुएशंस, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ट्विंस बेबी चाइल्ड। तो दोस्तों यहाँ तक आज मैंने जो आपको पढ़ाया वो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जीव जंतुओं में जो प्रजनन तंत्र है वो प्रजनन तंत्र आज यहाँ पर क्या हो चुका, खत्म हो चुका। और दोस्तों एक बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगी कि एम स्टडी चैनल पे, एम स्टडी चैनल पे आज ये जो आप मेरी क्लास पढ़ रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, ये 2000वां वीडियो है। एम स्टडी पे 2000 हमारा वीडियो ये आज चल रहा है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आज तक 2000 वीडियो हम लोग यहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं, आप लोगों के साथ 2000 क्लासेस शेयर कर चुके हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आप लोगों को क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए जिस तरह की क्लासेस, जिस तरह की नॉलेज आपको इस चैनल पे मिल रही है वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।